Hi friends, as usual, you are heartiest welcome in this part of series of revision session. एक्चुअली आज का ये जो सेशन है इसे मैं रिवीजन कम प्रैक्टिस सेशन कहूँगा क्योंकि आज हम एक नए कॉन्सेप्ट दैट इज अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम को लेकर जो लाई गई नई चीज़ें हैं वो तो रिफ्रेश करेंगे ही करेंगे और साथ ही साथ मैं उन नए कॉन्सेप्ट्स की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए इसके लिए उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करता चलूंगा। ओके, तो आइए फ्रेंड्स आज के इस सेशन का श्री गणेश करते हैं अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम के लाए गए नए कॉन्सेप्ट से। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल कोर्स में एक एसएससी अपनी रिटर्न नॉर्मली ड्यू डेट तक, जैसे मैं एक एसएससी हूं तो मेरे लिए टैक्स ऑडिट सपोज रिक्वायर्ड बना तो मैं प्रीवियस ईयर के बाद में बस 31 अक्टूबर तक जो अपनी रिटर्न है वो फाइल नॉर्मली कर सकता हूं। अगर नहीं कर पाया तो आप मुझे 2 महीने और दे दोगे, मतलब मैं अपना प्रीवियस ईयर के क्लोज होने के बाद में 9 मंथ्स कहूं या असेसमेंट ईयर के क्लोज होने से 3 मंथ्स प्रायर कहूं, 31 दिसंबर तक ही मैं अपनी रिटर्न बिलेटेडली फाइल कर सकता हूं। ठीक है, तो अब अगर सपोज मुझसे ड्यू डेट निकल गई, बिलेटेड रिटर्न का टाइम भी निकल गया, तो अब मेरे लिए ये ओपन नहीं हो पाता था कि मैं अपनी रिटर्न वॉलंटरीली फाइल कर सकूं। या अगर मैंने रिटर्न तो अक्टूबर में डाल दी थी लेकिन मैं कई सारी चीजें उसमें ओमिट कर गया, भूल गया, कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट मुझसे पास ऑन हो गए, तो मैं अपनी रिटर्न को रिवाइज तो कर सकता हूं। लेकिन फिर वही बात कि अगर मेरे लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर थी, मैंने 30 अक्टूबर को रिटर्न फाइल की, तो मैं उसे रिवाइज करना चाहूंगा तो इफेक्टिवली 31 दिसंबर तक का टाइम मुझे मिल पाएगा। अब अगर वो टाइम मुझसे निकल गया तो मैं अपने ओमिशन को फुलफिल कर पाऊं, मैं अपने रॉन्ग स्टेटमेंट को करेक्ट कर पाऊं, ऐसी मेरे पास लॉ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ करती थी। लेकिन पहली बार फाइनेंस एक्ट 2022 से लॉ मेकर्स ने अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो रेवेन्यू के बेनिफिशियली लॉ में इंट्रोड्यूस किया। इससे एसएससी के लिए यह अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई कि हां आप अपने नॉर्मल बिलेटेड रिवाइज रिटर्न के टाइम निकल जाने के बाद भी अपनी जो रिटर्न है वो फाइल कर सकेंगे। लेकिन वो रिटर्न ऐसी फाइल करने के लिए पॉसिबल बनाई गई जिससे कि रेवेन्यू को आगे बेनिफिट होगा। आपको पता है ना, एडिशनल टैक्स वगैरह का जो पेमेंट है वो एसएससी के लिए इस टूल में रिक्वायर बनाया गया। तो सबसे पहले तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A जिससे अपडेटेड रिटर्न का ओरिजिन है, हां आइए उसको हम रिफ्रेश करेंगे। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो लॉ मेकर्स ने क्या किया है, उन्होंने किसी भी एसएससी को जिसने किसी असेसमेंट ईयर के लिए चाहे अपनी नॉर्मल मतलब 139(1) की ड्यू डेट तक या बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न फर्निश कर रखी है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी उस इनकम की, या अगर आप किसी अदर पर्सन को इनकम टैक्स एक्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए लाइबेबल है, जैसे किसी माइनर के आप लीगल गार्जियन हैं, किसी नॉन रेजिडेंट के आप एजेंट हैं, समथिंग लाइक दैट, तो उस पर्सन की आप एक अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में प्रेस्क्राइब्ड मैनर में वेरीफाई करने के बाद प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स को सेट फोर्थ करते हुए। लेकिन इस सेक्शन की जो जान है वो है टाइम लिमिट। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो अपडेटेड रिटर्न है वो एसएससी कब तक फाइल कर सकते हैं, तो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के क्लोज होने से 24 मंथ्स उन्हें यहां पर दिए गए, तब तक वो अपनी रिटर्न को बस यहां अपडेटेड सेंस में ही सही फाइल कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए किसी एसएससी को अपनी अपडेटेड रिटर्न फर्निश करनी है तो वो नेक्स्ट 2 इयर्स, मतलब हम कह सकते हैं 31 मार्च 24 तक उनके लिए ये ओपन होगा कि वो अपनी अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर सके। ये हो गई टाइम लिमिट, लेकिन बहुत सारी क्वालिफिकेशंस है यहां। हां माय डियर फ्रेंड्स, क्या क्वालिफिकेशंस है कि सुनिए, आप जो अपडेटेड रिटर्न फर्निश करेंगे वो रिटर्न ऑफ लॉस नहीं हो सकती। हां, आप जो रिटर्न अपडेटेड फाइल करने जा रहे हैं, अगर उससे आपकी जो आपने पहले रिटर्न अगर फाइल कर रखी है तो उसमें जो टैक्स लायबिलिटी आपने दिखाई थी और इस अपडेटेड रिटर्न से आपकी वो टैक्स लायबिलिटी अगर डिक्रीज होने वाली है, या अगर आप इस अपडेटेड रिटर्न में रिफंड की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या आपने पहले जो रिटर्न फर्निश की थी उसमें जो रिफंड मांगा था उससे अगर इस अपडेटेड रिटर्न से आपका रिफंड इंक्रीज होने
होने जा रहा है तो फिर सबसेक्शन 8A के प्रोविजंस आप पर वर्क नहीं करेंगे, मतलब आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फर्निश नहीं कर सकेंगे। अब यहीं पर मैं एक बात आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि अगर हमने बात की यहां पर लॉस रिटर्न की, सपोज मैं एक असस्ती हूं, मैंने अगर अपनी रिटर्न पहले फर्निश की थी, मान लेते हैं 10 लाख के लॉस की, ओके। अब अगर मैं अपडेटेड रिटर्न में अगर लॉस अगर बढ़ाकर दिखाना चाहता हूं या मैं अगर 10 लाख रुपीस के लॉस को अगर 8 लाख भी करके अगर अपनी अपडेटेड रिटर्न फर्निश करना चाहता हूं तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। मेरी अपडेटेड रिटर्न में फाइनल फिगर नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर मैंने पहले अपनी रिटर्न ऑफ लॉस 10 लाख की फाइल की थी, अब मैं 15 लाख रुपीस की इनकम अपडेटेड रिटर्न में ऑफर करना चाहता हूं तो क्या होगा, मेरा 10 लाख रुपीस का जो नेगेटिव फिगर था वो 5 लाख का पॉजिटिव फिगर बन जाएगा। तो हां, ये पॉसिबल बनाया गया है सबसेक्शन 8A में ही। आगे आप देखेंगे वो बात यहां पर माय डियर फ्रेंड्स आपको प्रोवाइड की गई है कि इफ एनी पर्सन हैज सस्टेन्ड अ लॉस इन एनी प्रीवियस ईयर lack of 10 lakhs and has furnished a return of loss in the prescribed form within due date, मैंने वो 10 lakhs की रिटर्न अपनी फर्निश कर दी थी, verified in prescribed manner containing such other particulars as may be prescribed, he shall be allowed to furnish an updated return where such updated return is a return of income। राइट फ्रेंड्स, तो अगर मैंने पहले लॉस की रिटर्न फर्निश की थी, अब मैं इनकम अपनी अपडेट रिटर्न में अगर ऑफर करने जा रहा हूं और उतनी इनकम अगर डिस्क्लोज करने जा रहा हूं जिससे मेरा जो नेगेटिव फिगर था लॉस का ओरिजिनल रिटर्न वाला वो अब पॉजिटिव फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर इस केस में मेरे लिए जो अपडेटेड रिटर्न है वो पॉसिबल यहां बन सकेगी। लेकिन फिर वही बात सुनिए जरा, सपोज मैंने असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए पहले जो रिटर्न अपनी फर्निश की थी वो लॉस की फाइल की थी, मान लेते हैं 10 लाख रुपीस की, ओके। और अब मैं अपडेटेड रिटर्न फर्निश करने जा रहा हूं। अपडेटेड रिटर्न में सपोज मैं इनकम डिस्क्लोज कर रहा हूं 15 लाख की, इससे जो मेरा लॉस था, हाँ माय डियर फ्रेंड्स, वो अब इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो रिटर्न इनकम है वो 5 लाख पर मैं अपडेटेड रिटर्न अपनी फर्निश कर पाऊंगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैंने तो क्या किया था, ये जो असेसमेंट ईयर 21-22 का मेरा लॉस था ना, मैंने असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए जब अपनी रिटर्न फर्निश की थी तो माय डियर फ्रेंड्स उस रिटर्न में मेरी इनकम थी, मान लेते हैं 18 लाख की। तो मैंने तो अपना 21-22 का जो लॉस था वो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस के नाम पर ऑलरेडी एडजस्ट कर रखा है, यस। और मैंने जो अपनी रिटर्न फर्निश की थी वो 8 लाख रुपीस की असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए फाइल की थी, राइट। 22-23 के लिए मैंने जो अपनी रिटर्न है वो रिटर्न 8 लाख रुपीस की इनकम पर फाइल की थी। अब प्रॉब्लम क्या है यहां, प्रॉब्लम ये है कि मैं तो इस लॉस का बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में ले चुका हूं और मैं फिर इस लॉस वाले ईयर की अपडेटेड रिटर्न अगर डाल रहा हूं तो फिर इस केस में उस लॉस का जो डबल बेनिफिट है वो मैं अवेल कर पाने की स्थिति में यहां नजर आ रहा हूं। एक्चुअली उस साल का वास्तव में कोई लॉस रहा ही नहीं है। अगर मैं उस साल की अपडेटेड रिटर्न में अगर अपने लॉस का जो एडजस्टमेंट है वो करके इनकम की रिटर्न अगर फाइल कर पाने की स्थिति में अगर आ रहा हूं तो मतलब उस साल का मेरा कोई लॉस है ही नहीं। तो रीजनेबल क्या होगा कि केवल असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए नहीं बल्कि जो अपडेटेड रिटर्न है वो मुझे असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए भी फाइल करनी होगी और उस अपडेटेड रिटर्न में अब बिना लॉस के एडजस्टमेंट के जो फिगर बनती है दैट इज ऑफ 8 लाख की, मुझे उस पर जो अपनी अपडेटेड रिटर्न है वो यहां पर इस असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए भी फाइल करना रिक्वायर्ड बनेगा। ये कुछ टेक्निकल थोड़ी ना है, ये कॉन्टेक्स्ट की डिमांड है जो हम यहां पर फुलफिल कर रहे हैं और लॉ मेकर्स ने भी वही मैसेज हमें पास ऑन भी किया। आइए देखिए, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ द लॉस और एनी पार्ट देयर ऑफ कैरिड फॉरवर्ड अंडर चैप्टर 6 और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन carried forward under section 32(2) or in tax credit carried forward under section 115 JAA, that is MAT credit
or under section 115 JD, that is AMT credit, is to be reduced for any subsequent previous year as a result of furnishing of return of income under this subsection for a previous year. An updated return shall be furnished for each of such subsequent previous year, जो हमारे इस एग्जाम्पल में असेसमेंट ईयर 22-23 है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बात यहां पूरी तरह से रिकॉल हो गई होगी। और आइए मैं कुछ जो डिस्क्वालिफिकेशंस और लगाई गई हैं अपडेटेड रिटर्न को लेकर, उनमें आपको लेकर चलता हूं। अरे याद करो ना, क्या किसी एसएससी के यहां सर्च हुई है या उसके रिलेशन में रिक्विजिशन की पावर एक्सरसाइज की गई है या उसके यहां सर्वे कंडक्ट हुआ है, तो क्या वो भी अपडेटेड रिटर्न के मजे ले सकता है? नहीं, उसके लिए अपडेटेड रिटर्न की फाइलिंग पॉसिबल नहीं है। अरे राम के यहां पर सर्च हुई थी या राम के रिलेशन में रिक्विजिशन की पावर एक्सरसाइज की गई थी, और जो भी मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग्स राम के यहां से सीज्ड और रिक्विजिशन किए गए, एक्चुअली पता लगा कि वे श्याम से बिलोंग करते हैं, तो क्या अब भी श्याम अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर पाएंगे? द आंसर इज नो। या राम के यहां पर जो बुक्स सीज की गई या राम के रिलेशन में जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स रिक्विजिशन किए गए, उनमें जो इंफॉर्मेशंस है वो श्याम से पर्टेन करती हैं। वो डॉक्यूमेंट्स अगर श्याम से पर्टेन करते हैं तो क्या श्याम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे? हम कहेंगे नहीं। मतलब क्या, याद उठाइए जरा कि अरे अगर एसएससी के यहां अगर सेक्शन 132 में सर्च इनिशिएट की गई या उसके रिलेशन में बुक्स अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, असेट्स अगर 132 ए में रिक्विजिशन किए गए, या अगर एसएससी के यहां टीडीएस टीसीएस सर्वे को छोड़ के माय डियर फ्रेंड्स कोई नॉर्मल सर्वे अगर कंडक्ट किया गया, तो ऐसे केस में वो एसएससी जो राम थे हमारे एग्जांपल में, वो अपडेटेड रिटर्न फर्निश नहीं कर पाएंगे। और अब राम के यहां सर्च में अगर श्याम की चीजें मिल जाए कि भाई किसी अदर पर्सन के यहां पर जो भी सर्च हुई या जो भी उनके रिलेशन में रिक्विजिशन की पावर हुई, तो जो भी सीज्ड और रिक्विजिशन्ड मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग्स हैं, एक्चुअली अगर वो श्याम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इस इफेक्ट का शाम को एक नोटिस दिया जा चुका है कि राम क्या जो चीजें मिली है वो आपसे बिलोंग करती हैं। या फ्रेंड्स किसी अदर पर्सन लाइक राम के यहां जो भी सीज्ड और रिक्विजिशन्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो हमारे एसएससी श्याम से अगर पर्टेन करते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में इंफॉर्मेशन हमारे एसएससी से अगर पर्टेन करती है, इस इफेक्ट का एक नोटिस अगर श्याम को दिया जा चुका है, तो ना तो राम वो तो आ गए यहां पर, और ना ही वो अदर पर्सन दैट इज श्याम यहां, ना तो उस प्रीवियस ईयर के लिए जिसमें ये सर्च इनिशिएट की गई, सर्वे कंडक्ट किया गया या रिक्विजिशन की पावर एक्सरसाइज की गई, ना तो उस प्रीवियस ईयर के लिए रेलिवेंट असेसमेंट के लिए, ना उससे पहले के किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए वो इस सेक्शन में अपडेटेड रिटर्न फर्निश करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दैट्स इट। इसके अलावा सुनिए जरा, सपोज मैं एक एसएससी हूं, मैंने किसी ईयर की एक बार अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर दी, लेकिन टाइम तो यहां बहुत है, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर से 24 मंथ्स, तो मैं अब सोचूं कि दूसरी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देता हूं, पहली अपडेटेड रिटर्न को और अपडेट कर देता हूं, तो यह पॉसिबल यहां नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अपडेटेड रिटर्न की फर्निशिंग कुछ केसेस में और बैन कर दी गई है। क्या कि अगर आपने उस रेलिवेंट असेसमेंट के लिए ऑलरेडी एक बार इस सबसेक्शन 8A में अगर अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर दी है, तो आपके लिए अगेन उस साल की अपडेटेड रिटर्न की फाइलिंग पॉसिबल नहीं बनेगी। या सबसे ज्यादा रेलिवेंट माय डियर फ्रेंड्स, अगर एसएससी पर असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकंप्यूटेशन की प्रोसीडिंग्स या रिवीजन की प्रोसीडिंग्स अगर पेंडिंग चल रही हैं या फिर कंप्लीट हो चुकी हैं, तो फिर उस साल के लिए वो अपडेटेड रिटर्न फर्निश नहीं कर सकेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी एसएससी को स्क्रूटनी का या इनकम स्किपिंग असेसमेंट, रीअसेसमेंट का अगर नोटिस आ गया, वो प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन है या ऑर्डर भी बन गया, तो अब उस ईयर के लिए अगर एसएससी चाहे कि मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाऊं, दैट विल नॉट बी ओपन फॉर द एसएससी। और यहां देख रहे हैं आप एक टर्म यूज की जा रही है, रिवीजन।
माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने मन में यह मत रखना कि सर ये तो टर्म क्लैरिफिकेटरी होगी। क्यों? क्योंकि रिवीजन तो कमिश्नर नॉर्मली करते हैं और रिवीजन से पहले तो जो असेसमेंट ऑर्डर है वो पास हो गया होगा, तो असेसमेंट कंप्लीट हो गया, तो बात यहीं पर आ गई। तो इसीलिए फिर इस केस में तो ये टर्म हमें क्लैरिफिकेटरी लग रहा है। तो मैं आपके साथ में अपील्स रिवीजन के जब क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा तो भाई दिसंबर 21 का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होंगे, वहां मैं आपके साथ ये प्रिंसिपल डिस्कस करूंगा कि जो सेक्शन 264 में एओ के द्वारा पास किए गए किसी ऑर्डर का जो रिवीजन है वो पॉसिबल बनाया गया है, और वहां ऑर्डर में सेक्शन 143(1) की जो इंटीमेशन है वो भी कवर की गई है, राइट। तो एक केस बन सकता है कि एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल की हो, असेसमेंट पिक्चर में आया ही ना हो, 143(1) में केवल इंटीमेशन गई है और उसका सेक्शन 264 में, नॉट 263, सेक्शन 264 में जो रिवीजन है वो होने जा रहा है। और एसएससी चाहे कि मैं साइमल्टेनियसली अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर दूं, दैट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीजें मैं आपको अपील्स रिवीजन में जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। आइए जरा फ्रेंड्स, तो अब मैं कुछ स्पेसिफिक से जो रेस्ट्रिक्शंस है वो आपके सामने और प्लेस कर देना चाहता हूं। देखिए, अगर सपोज असेसिंग ऑफिसर के पास में उस असेसी के रिस्पेक्ट में उस असेसमेंट ईयर के लिए अगर स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अगर कोई इंफॉर्मेशन है, या प्रोहिबिशन ऑफ बिनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट में, या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, या ब्लैक मनी एक्ट में अगर कोई इंफॉर्मेशन है और वे उस एसएससी को अगर एसएससी अपडेटेड रिटर्न फर्निश करे उससे पहले ही अगर एसएससी को वे ऐसी इंफॉर्मेशन इन एक्ट की जो भी एओ के पास एसएससी की है अगर वो एसएससी को इंटीमेट कर दे तो अब एसएससी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर एओ के पोजीशन में अगर एसएससी के रिस्पेक्ट में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई थी जो एसएससी को जो एओ को एसएससी के रिस्पेक्ट में रिसीव हो गई है और एसएससी को यह बात कम्युनिकेट कर दी गई है, तो अब एसएससी सोचे कि मेरी तो पोल खुल रही है तो चलो यूडीआर फाइल कर देता हूं, अपडेटेड ले आता हूं, पॉसिबल नहीं होगा। अगर एसएससी पर सपोज कोई उस असेसमेंट ईयर के लिए ही कोई प्रोसिक्यूशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अगर इनिशिएट की जा चुकी हैं, तो अब जिसका केस कोर्ट में चला गया, प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स लॉन्च हो रखी हैं, वो यूडीआर के मजे नहीं ले सकता। या अगर वो पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जिसे बोर्ड के द्वारा नोटिफाई किया गया हो, तो मतलब बोर्ड के द्वारा नोटिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन में अगर वो पर्सन फॉल करता है तो वो अपडेटेड रिटर्न फर्निश नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक सी लिमिटेशंस हैं जिनमें कोई एसएससी अपडेटेड रिटर्न फर्निश नहीं कर सकता, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आपको सेक्शन 139(8)(a) अच्छे से रिफ्रेश हो गया होगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। इसके लिए आइए हम जरा यहां एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं अब आपको ले आया हूं अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड, मैंने जो आपको सर्टेन क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज के नोट्स वाले सिंगल पीडीएफ में जो आपको अरेंज कर रखे हैं, उसमें मैं जो पहला एग्जांपल है वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। देखिएगा, Mr. A filed the original return of income for the assessment year 21-22 resulting in refund of rupees 8200. Determine his eligibility to file an updated return for such year in the following situations. तो all situations are mutually exclusive. एसएससी ने ओरिजिनली जो रिटर्न फर्निश की है वो कुछ इस तरह की फाइल उन्होंने की है। क्या कर रखा है उन्होंने अपनी ओरिजिनल रिटर्न में? उन्होंने पीजीबीपी की इनकम दिखाई है 2 लाख की, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखाई है 3 लाख की, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल दिखाया है 4 लाख का, अदर सोर्सेज की इनकम दिखाई 5 लाख की, जीटीआई आई 14 लाख, कोई एटीसी से टीयू क्लेम नहीं किया था, तो टीआई 14 लाख रुपीस पर उनका जो टैक्स आया था उसमें सेस 4% ऐड करके उनकी टैक्स लायबिलिटी जो थी उन्होंने तो जो उनके टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, व्हाटएवर जो भी उनके प्रिपेयर्ड टैक्सेस है वो 250 के रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपनी ओरिजिनल रिटर्न में रिफंड क्लेम किया था 8200 का।
राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो ये उनकी ओरिजिनल रिटर्न का स्टेटस रहा है। तो ओरिजिनल रिटर्न में उनकी टैक्स लायबिलिटी निल है, हम कह सकते हैं उनका टैक्स पेबल निल है, बल्कि रिफंड ड्यू है 8200 का। अब केसेस देखिए, सपोज एसएससी अपडेट रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। पहला केस, एसएससी ने बिजनेस इनकम को डबल करना है, बाकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम और अदर सोर्सेज की इनकम सेम फिगर पर, लेकिन अब जीटीआई 2 लाख से बढ़ जाएगी, 16 लाख आएगी, और अब वो 150 की डिडक्शन भी अपडेटेड रिटर्न में क्लेम कर रहे हैं। तो टैक्सेबल इनकम फाइनली ये बचेगी, टैक्स सेस के बाद टैक्स इंक्लूडिंग सेस ही आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, अब इस अपडेटेड रिटर्न में वो प्रीपेड टैक्सेस क्लेम कर रहे हैं 2,75,000 के। तो अब रिफंड आएगा कितना, 17,600 का। तो उन्होंने ओरिजिनल रिटर्न में रिफंड क्लेम किया था केवल 8200 का। तो अब आप देखिए वो अपडेटेड रिटर्न में 9400 का जो रिफंड है वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी अभी आपने देखा था ना कि अगर आपके द्वारा फर्निश की जा चुकी रिटर्न में क्लेम किए गए रिफंड में अगर कोई इंक्रीमेंट अगर आप अपडेटेड रिटर्न में अगर करना चाहोगे तो आपके लिए सबसेक्शन 80 में अपडेटेड रिटर्न की फाइलिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अभी अभी माय डियर फ्रेंड्स ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर रिफ्रेश कराई थी, काइंडली देखिए जरा। ये वही केस तो है जो यहां पर बन रहा है कि आप अपनी अपडेटेड रिटर्न में रिफंड के अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या यह ससीस केस में ऐसी अपडेटेड रिटर्न की फर्निशिंग के लिए एलिजिबल कहलाएगा? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। अब इस केस में इंक्रीज इन रिफंड की वजह से उनके लिए ये ऐसी जो अपडेटेड रिटर्न की फर्निशिंग है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो आओ दूसरा केस देखते हैं जिसमें पीजीपीपी की इनकम सेम, बस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में 1 लाख का इजाफा हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी 2 लाख से इंक्रीज करके दिखाया, अदर सोर्सेज सेम। तो अब जीटीआई ये 80सी से टीयू में कहीं डिडक्शन वो क्लेम कर रहे हैं लाइक 80सी में 150 की, और फिर उनकी टोटल इनकम ये टैक्स सेस मिला के ये अमाउंट बना। उनका प्रीपेड टैक्स ये रहा है, तो अब उनका टैक्स पेबल आ रहा है कितना, 13,600 का। अरे ओरिजिनल रिटर्न में तो उनका टैक्स पेबल कोई था ही नहीं बल्कि रिफंड था, है ना। ओरिजिनल रिटर्न में तो माय डियर फ्रेंड्स उनका रिफंड था 8200 का। तो एक तो वो रिकवर होगा और 13,600 रुपीस की डिमांड बनेगी। तो 21,800 का जो रिकवरी है वो 80 से अल्टीमेटली हो पाएगा। तो अब आप देखो ओरिजिनल रिटर्न में तो उनका टैक्स कुछ था ही नहीं और यहां पर उनका टैक्स आ रहा है, तो सर्टेनली इस केस में 80 ऐसी अपडेट रिटर्न फर्निश करने के लिए तो एलिजिबल कहलाएगा। थर्ड केस देखना फ्रेंड्स जरा, जहां पर पीजीबीपी में कोई इनकम नहीं, केवल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 2 लाख की और कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं, कोई अदर सोर्सेज की इनकम नहीं, यही जीटीआई यही टीआई। अब आप देखिए क्या उनका 2 लाख पर कोई टैक्स बनेगा क्या? देन आंसर इज नो। लेकिन उन्होंने तो 8200 का रिफंड क्लेम कर रखा है, हां, तो अब वो उसे 80 से रिकवर किया जाएगा, है ना। ओरिजिनल अब 80 से सिंस 8200 का जो उन्होंने रिफंड क्लेम कर रखा है, जो उनको ऑलरेडी ग्रांट हो रखा है, बेसिकली वो उनसे रिकवर किया जाएगा। तो क्या 80 इस केस में ऐसी अपडेट फर्निश कर पाएगा? देन आंसर इज यस, क्योंकि 80 की अब 8200 रुपीस को रिटर्न करने की जो लायबिलिटी है वो यहां पर बन रही है। एंड फाइनली सपोज 80 जो अपडेट अपनी फर्निश करना चाहते हैं उसमें वो बिजनेस इनकम 10 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 3 lakhs और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर सोर्सेज 1 और 5 के, जीटीआई ये टीआई ये टैक्स सेस मिला के ये उनका ओरिजिनली पेबल सम बना, प्रीपेड टैक्सेस ये, तो उनका तो टैक्स पेबल नेट आ रहा है 76,000 का। ओरिजिनल में तो टैक्स पेबल कोई था ही नहीं, उन्होंने रिफंड मांगा था। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो अब इस केस में हम क्या बोलेंगे कि 80 से जो उनका रिफंड का अमाउंट है वो वापस हम लेंगे और इतना टैक्स उन पर ऑलरेडी बन रहा है तो ये 80 से अल्टीमेटली रिकवर किया जाएगा। मतलब एक लाइन में अगर मैं कहूं तो क्या कहना बनता है कि ओरिजिनल रिटर्न में तो उनका फाइनली टैक्स कोई बन ही नहीं रहा था और अपडेटेड रिटर्न में उनका 76,000 का जो टैक्स पेबल है वो फ्रेशली अराइज हो रहा है। तो सर्टेनली एसएससी के लिए ऐसी अपडेटेड रिटर्न की जो फर्निशिंग है वो यहां पर पॉसिबल बन पाएगी। ओके, आइए दूसरा जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें से बस मैं एक रिक्वायरमेंट को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। वो रिक्वायरमेंट मैं अभी अगला पार्ट जब आपके सामने रखूंगा ना तो वहां से आपकी कवर अप हो जानी है। काइंडली देखिए क्या यहां पर दिया गया है, या एक काम करते हैं क्वेश्चन को पूरी तरह से हम, चलिए
एक सीक्वेंस में चलते हैं। तो यहां पर आइए जरा इस क्वेश्चन का जो पार्ट अभी तक के डिस्कशन के बेस पर आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं वो रखता हूं। मिस्टर एक्स वुड लाइक टू फर्निश हिज अपडेटेड रन फॉर सस्पेंडेड 21-22 इन केस ही फर्निश्ड हिज अपडेटेड रन ही वुड बी liable to pay rupees 2,50,000 towards tax and 35,000 towards interest after adjusting tax and interest paid at the time of filing earlier return. You are required to examine whether Mr. X can furnish updated run as on 31st March 23 or as on 28th February 24 as on 31st May 2024. अब आप देखो असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए अपडेटेड रन अभी आपको बताया था 2 इयर्स मतलब 31st मार्च 2024 तक फाइल की जा सकती है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि यहां पॉसिबल है, यहां भी पॉसिबल है, लेकिन ये जो आप केस बना रहे हैं इस डेट पर अपडेट रन की जो फर्निशिंग है वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, वो टाइम बार्ड दैट इज इनवैलिड कहलाएगी। सिंपल है। अच्छा अब जरा देखिए अगली रिक्वायरमेंट, इसको मैं भी थोड़ा सा होल्ड पर रख रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, ये 140B से रिलेटेड है, मैं 140B के बाद में आपके सामने ये प्रेजेंट कर दूंगा, लेकिन ये वाला पार्ट काइंडली देखिएगा। वुड योर आंसर बी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न इन केस ऑफ टू अबव where he has received a notice under section 147 for the said assessment year 21-22 on 23rd July 23। तो आप जब अपडेटेड रिटर्न की फाइलिंग प्लान कर रहे हैं उससे पहले ही अगर आपको इनकम स्कीपिंग असेसमेंट का नोटिस आ चुका है तो क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा? ऑफ कोर्स यस। अब इस केस में हम क्या कहेंगे, अपडेटेड रिटर्न पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी अभी आपने देखा था डिस्क्वालिफिकेशंस में क्या कि अपडेटेड रिटर्न से पहले अगर असेसमेंट रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग्स अगर स्टार्ट हो गई हैं, इवन वो कंप्लीट भी हो गया है, तो आपके लिए अपडेटेड रिटर्न की फाइलिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो इस केस में हम कहेंगे कि वो पॉसिबल एसएससी के लिए नहीं हो पाएगी। बस यही सारी चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स जो आपको यहां पर गिवन है। ओके, मैं इसी क्वेश्चन पर अगेन आपको अभी लाऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए अपडेटेड रिटर्न के रिलेशन में एक और रेलिवेंट जो सेक्शन है, सेक्शन 140B, मुझे वो आपको पहले रिफ्रेश कराना है। देखिए लॉ मेकर्स क्या चाहते हैं कि आप अगर अपडेटेड रिटर्न फर्निश करने जा रहे हैं तो पहले अपने टैक्स इंटरेस्ट फीस जो भी आपके पेबल बनते हैं वो आप जमा करा दीजिए। हाँ, उसके पेमेंट के प्रूफ के साथ ही आपकी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाना आपके लिए पॉसिबल हो पाएगी। तो चलिए जरा सेक्शन 140B को भी मैं अब आपको रिफ्रेश कराना स्टार्ट करता हूं। सिचुएशन वाइज चीजें यहां गिवन है। सुनिए, लॉ मेकर्स ने कहा अरे अगर आपने पहले ना नॉर्मल ना बिलेटेड अगर रिटर्न उस असेसमेंट ईयर की फर्निश कर ही नहीं रखी है और अब आप अपडेटेड रिटर्न के नाम पर पहली बार उस साल के लिए रिटर्न फर्निश करने जा रहे हैं, तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप अपडेटेड रिटर्न बाद में फर्निश करना, पहले अपना टैक्स जमा कराना। रुको, यहां टैक्स की जो बात हो रही है, कौन सा टैक्स? मैं सपोज अपनी अपडेटेड रिटर्न पहली बार फर्निश करने जा रहा हूं उस साल के लिए जिसकी मैंने कोई रिटर्न पहले फाइल नहीं की थी और मैं अपडेटेड रिटर्न में 10 लाख रुपीस की जो इनकम है वो ऑफर करने जा रहा हूं। ओके, तो 10 लाख पर टैक्स निकालना, जरा आप निकालो। एक इंडिविजुअल के लिए 250 तक निल, अगले 250 पर 5% से 12,500, अगले 5 लाख पर 20% से 1 लाख, तो निल प्लस 12,500 प्लस 1 लाख 12,500 हो गया। 4% सेस निकालोगे तो उसके बाद में आप सेस निकालिए 4,500 आएगा, तो टोटल जो अमाउंट है वो 1,17,000 बन जाएगा। तो मैं 10 लाख की इनकम की अगर अपडेटेड रिटर्न फर्निश करने जा रहा हूं तो नॉर्मली मेरा 1,17,000 का टैक्स पेबल बनता है, लेकिन सपोज इसमें से 17,000 का तो मेरा टीडीएस हो रखा है, 50,000 तो मैंने एडवांस टैक्स भर रखा है, तो 67,000 तो गवर्नमेंट को मिल रखा है, 10,000 की मुझे डबल टैक्सेशन रिलीफ मिलनी है। ठीक है, मान लेते हम, और मुझे सपोज कोई 15,000 का एएमटी क्रेडिट भी मिलना है। तो अब इस केस में 17,000 का टीडीएस, 50,000 का एडवांस टैक्स, 10,000 रुपीज की माय डियर फ्रेंड्स डबल टैक्सेशन रिलीफ, 15,000 रुपीज का एएमटी क्रेडिट, जितने की टैक्स रिलीफ टैक्स क्रेडिट मिलना है, जितने का टीडीएस एडवांस टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट को मेरा पैसा जा चुका है, उतना तक मेरे लिए दोबारा पेमेंट क्यों?
तो इस केस में हम क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि आप इन सबको माइनस कर दो तो बचेगा केवल 25,000। लॉ मेकर्स ने कहा चलो उतना ही आप नॉर्मल टैक्स के नाम पर पे कर देना। तो माय डियर फ्रेंड्स ऐसे केस में देखिए जरा, यहां जो टैक्स की बात हो रही है उसमें अगर कोई टैक्स मैंने एडवांस टैक्स के तौर पर ऑलरेडी दे रखा है, कोई टीडीएस टीसीएस मेरा जा चुका है, कोई मुझे 89(1) में वो एरियर ऑफ सैलरी वगैरह के केस में जो रिलीफ मिलती है, जो डबल टैक्स एंड रिलीफ अगर मुझे मिलनी है, या कोई मैट या एएमटी क्रेडिट अगर एसएससी को मिलना है तो वो पहले एडजस्ट कर लो, है ना। तो 1,17,000 में से हम 17 + 50 प्लस 10 + 15 इन अवर एग्जाम्पल, तो 25,000 नेट जो बचा वो यहां पर टैक्स में पे करने के लिए लाइबेबल बनूंगा। इसके अलावा मैंने रिटर्न अपनी फर्निश नहीं की है ना माय डियर फ्रेंड्स, मैं रिटर्न अपनी लेट लेकर जा रहा हूं, तो जो भी डिले इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न का मेरा 234A का इंटरेस्ट बनेगा। मैंने एडवांस टैक्स पे करने में डिफॉल्ट किया था, डिले किया था, तो उसका भी जो इंटरेस्ट मेरा बनेगा, तो टुगेदर विद इंटरेस्ट मुझे इंटरेस्ट भी पे करना है। इसके अलावा वो 234F की जो फीस पेबल बनती है ना 5,000 रुपीज वाली, याद करो फ्रेंड्स, नॉर्मली वो भी मुझे पे करनी पड़ेगी। और इसके अलावा मुझे एक एडिशनल इनकम टैक्स भी जमा कराना पड़ेगा। लॉ मेकर्स ने एडिशनल इनकम टैक्स के नाम पर कितनी लायबिलिटी एसएससी पर अटैच कर रखी है, सुनिए जरा। अगर एसएससी जो बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न की टाइम उससे निकल चुकी है, हाँ, उसके बाद ही रिटर्न फाइल करने के लिए वो इस टूल को यूज करना चाहेगा, तो उसके बाद, लेकिन वो रेलिवेंट असेसमेंट के क्लोज होने से विद इन 1 ईयर अगर अपनी अपडेटेड रिटर्न डाल रहा है, तो फिर उसे टैक्स एंड इंटरेस्ट के एग्रीगेट का 25% एडिशनल टैक्स के नाम पर और जमा कराना पड़ेगा, राइट। वो अपडेटेड रिटर्न अपनी बाद में फर्निश करेगा, पहले उसे एडिशनल इनकम टैक्स ये जमा कराना पड़ेगा, ओके। लेकिन अगर वो अपनी रिटर्न अपडेटेड सपोज रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के क्लोज होने से 12 मंथ्स के बाद में, हाँ, बट 24 मंथ्स फ्रॉम रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तक, अरे सिंपली स्पीकिंग आपके पास में जो अपडेटेड उनका टाइम है वो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर से 24 मंथ्स है, पहले 12 मंथ्स यहां कंप्लीट हो गए, कवर हो गए, तो बचे हुए जो 12 मंथ्स हैं वो उनमें लास्ट के 1 ईयर में अगर आप अपडेटेड रिटर्न डाल रहे हो तो लिमिट डबल, फिर उस केस में टैक्स एंड इंटरेस्ट का 50% आपको पे करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये बात रिकॉल हो गई होगी ना फ्रेंड्स। तो अगर मैं असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए माय डियर फ्रेंड्स अपनी अपडेट रिटर्न फाइल करना चाहता हूं, तो मैं नेक्स्ट 2 ईयर्स तक फाइल कर सकता हूं। अगर मैं 31 मार्च 23 तक अगर अपनी अपडेट रिटर्न ला रहा हूं, तो उस केस में मुझे 25%, राइट माय डियर फ्रेंड्स, उस केस में मुझे 25% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पे करना होगा। और अगर मैं ये लास्ट का जो 1 ईयर है इसमें अगर अपडेटेड रिटर्न फर्निश करूंगा, तो फिर उस केस में मुझे 50% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा। बात खत्म। यही तो है ना एडिशनल इनकम टैक्स का क्वांटम। ओके फ्रेंड्स, आइए जरा वो पेंडिंग जो काम है वो से निपटाए। हाँ, ये जो क्वेश्चन का पार्ट था वो काइंडली देखिएगा। तो अगर एसएससी अपडेट रिटर्न फर्निश कर सकता है, इफ यस कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एडिशनल इनकम टैक्स पेबल बाय मिस्टर एक्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग हिज अपडेटेड रिटर्न। तो ये वाला जो केस है पहले वाला, ये आप देखिए रेलिवेंट असेसमेंट के क्लोज होने से 12 मंथ्स के अंदर अंदर है ना। 31 मार्च 23 हम कह सकते हैं कि 12 मंथ्स का टाइम यहां पर 12 मंथ्स के टाइम के अंदर अंदर ये डेट भले लास्ट डे है ना। तो यहां पर तो जो भी ये टैक्स एंड इंटरेस्ट का अमाउंट बन रहा है इसका 25% हम चेक कर लेंगे। लेकिन जो अगला केस है इसमें आप रेलिवेंट असेसमेंट के 12 मंथ्स के भी बियॉन्ड, मतलब जो लास्ट का 12 मंथ्स होता है उसमें अपनी रिटर्न फर्निश कर रहे हो, तो यहां पर टैक्स एंड इंटरेस्ट के 50% का जो एडिशनल टैक्स पेबल है वो एसएससी के लिए यहां पर देखिए बन पा रहा है। तो फ्रेंड्स जो चीजें मैंने अभी आपको रिफ्रेश कराई है ना, उन्हीं का यूज आपको यहां पर ये देखने को मिल पा रहा है। आइए जरा फ्रेंड्स अब हम 140B में जो कुछ और चीजें हमें गिवन है उनकी तरफ रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको और यहां पर रिकॉल करा देना चाहता हूं। ये जो आपने अभी सिचुएशन देखी कि अगर एसएससी ने अपनी पहले रिटर्न फर्निश नहीं कर रखी है
है ना फ्रेंड्स। तो अब इस केस में जब हम 234A का इंटरेस्ट निकाल रहे होंगे, जब हम 234A का इंटरेस्ट निकाल रहे होंगे, तो वहां पर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एक्चुअली ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से, जब वो अपनी अपडेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस पीरियड काउंट पर ये इंटरेस्ट लगाएंगे। और 234A का इंटरेस्ट याद है ना आपको किस पर लगता है? अरे जो भी आपके टैक्स में से टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स या जो डबल टैक्स एंड रिलीफ है, एएमटी मैट क्रेडिट, मतलब जो भी प्रीपेड टैक्सेस रिलीफ या क्रेडिट होते हैं, उनको हटा के जो अमाउंट बचता है उस पर आप उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए लाइबेबल कहलाते हैं। एक लाइन में कहूं तो आप जब रिटर्न अपनी फर्निश कर रहे होते हैं तब आपका जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल बनता है ना, क्या बन रहा होगा? जो आपके प्रीपेड टैक्सेस क्रेडिट रिलीफ है उनको हटा देने के बाद में जो बैलेंस होगा वो आपका तब सेल्फ पेबल सम नजर जो आ रहा होगा उस पर आपको वो इंटरेस्ट देना पड़ता है। लॉ मेकर्स ने भी तो 140B में यही चीजें हमें दी हैं। अभी आप चिंता मत करना, प्रैक्टिस सेशन मैंने साथ में इसीलिए इस सेशन को रिवीजन कम प्रैक्टिस सेशन इसलिए बनाया है कि अभी मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से वो सारी बातें आपको प्रैक्टिकली भी रिफ्रेश कराने वाला हूं। तो पहले माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको ले आया हूं सेक्शन 140B की जो एक्सप्लेनेशन है उसमें। देखिए जरा जो क्लॉज 1 है, इफ नो अर्लियर रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड, हां सबसेक्शन 1 वाली सिचुएशन 140B की जो अभी डिस्कस की थी, इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A शैल बी कंप्यूटेड on the amount of tax on the total income as declared in updated return, like 10 lakhs rupees की इनकम मैं अपनी रिटर्न में डिक्लेयर कर रहा हूं, ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड टैक्सेस, वो जो था ना, हाँ टीडीएस एडवांस टैक्स डबल टैक्स एंड रिलीफ और एएमटी क्रेडिट वाला जो मैंने एडजस्टमेंट किया था ना, हाँ माय डियर फ्रेंड्स 17,000 50,000 10,000 15,000 के बाद जो 25,000 बचा था वो अपडेटेड रिटर्न के टाइम पर मुझे फर्निश पे करना पड़ रहा था। हाँ तो वो जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स मेरा जो अपडेटेड रिटर्न के टाइम पर पेबल बन रहा था उसकी यहां बात हो रही है। देखिए जरा, इन अदर वर्ड्स एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A शैल बी कंप्यूटेड ऑन द सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 140B। और ये तो आपको पता ही है क्या कि पीरियड क्या लेते हैं हम, द इंटरेस्ट शैल बी चार्ज्ड फॉर द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम एंड एंडिंग विद द डेट ऑन विच द अपडेटेड रिटर्न इज फर्निश्ड। राइट फ्रेंड्स, तो मतलब जितना भी आपके पार्ट पर ड्यू डेट के बाद में डिले हुआ है उस डिलेड पीरियड के लिए आप इस सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल पर जो अपना 1% से इंटरेस्ट बनता है वो यहां पर पे कर रहे होंगे। लेकिन आपने देखा यहां पर स्पेसिफिकली कौन सी सिचुएशन कवर की गई है जहां सस्सी ने पहले अपनी रिटर्न फर्निश नहीं की थी। अगर उसने अपनी रिटर्न पहले चाहे नॉर्मल या बिलेटेड फाइल कर रखी है तो वहां तो ये क्लॉज 1 नहीं लग सकता, पक्की बात है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, और अभी मैं आपको जब 140B का सबसेक्शन 2 रिफ्रेश कराऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, यस, जहां पर रिटर्न की फर्निशिंग वाला केस आपको नजर आएगा, जहां पर सस्सी ने रिटर्न अपनी पहले फर्निश कर दी होगी तो उस टाइम पर उनको जो अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने में आगे उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, वो आगे अपडेटेड रिटर्न फर्निश करने जा रहे हैं, तो उनको केवल और केवल जो एडवांस टैक्स के पेमेंट में होने वाले डिले और डिफॉल्ट के लिए इंटरेस्ट है वो पे करना रिक्वायर बनाया गया है। मतलब आप देख रहे हो सबसेक्शन 1 में एडवांस टैक्स के पेमेंट के डिफॉल्ट और डिले के इंटरेस्ट के अलावा जो रिटर्न की फाइलिंग में आपके पार्ट पर डिले हुआ है उसका भी इंटरेस्ट पेबल रिक्वायर किया गया, राइट। लेकिन सबसेक्शन 2 में जहां रिटर्न की फर्निशिंग वाली सिचुएशन है वहां पर अब आप जब अपडेटेड रिटर्न आगे फर्निश करोगे तो केवल आपको जो एडवांस टैक्स के पेमेंट के डिले और डिफॉल्ट वाला जो इंटरेस्ट है वो जमा कराना है। इसका मतलब क्या कि अगर एसएससी पहले अपनी रिटर्न फर्निश कर चुका है तो ऐसी सिचुएशन में उस एसएससी के द्वारा जब अपडेटेड रिटर्न फर्निश की जाएगी तो उनको 234A का जो इंटरेस्ट है वो पे करने के लिए लाइबेबल नहीं बनाया गया है। और आइए देखिए जरा, वही मैंने आपको इंटरप्रिटेशन यहां पर दे भी रखी है। अ पर्सन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न इफ ही हैज ऑलरेडी फाइल्ड द ओरिजिनल रिवाइज्ड
रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। ओके, तो ध्यान रखना, अभी आपको जब मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा तो वहां पर ये चीजें आपको काम आने वाली हैं। तो लॉजिक मत लगा देना कि अरे मैंने पहले तो अपनी रिटर्न जो फाइल की थी ना उसमें 10 लाख की इनकम पर मैंने उसमें तो इनकम दिखाई गई, इनकम पर जो मेरा टैक्स था वो 10 लाख था। मैं अपडेट रिटर्न फर्निश कर रहा हूं तो उसमें तो मैं इनकम इतनी दिखा रहा हूं कि मेरा टैक्स 25 लाख बन रहा है। तो मेरी पहले वाली जो रिटर्न थी वो लेट थी, तो मैंने 234 का जब इंटरेस्ट निकाला था तो मैं शायद अब उसको रिवाइज कर लूंगा, उस इंटरेस्ट को मैं रिवाइज करके अपडेटेड रिटर्न में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट 234 का भरने के लिए लायबल बनूंगा। देन आंसर इज नो। आपको अपडेटेड रिटर्न के टाइम पर 234 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ही नहीं है। अगर आप पहले अपनी रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो बात खत्म। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो हिडन चीजें हैं वो आपने मेनली आइडेंटिफाई करनी है। तो जो कंपैरेटिव स्टडी है आई होप आपको वो यहां पर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो जी, तो अब ये तो बड़ी बेसिक सी बात है क्या कि जब भी आप अपडेटेड रिटर्न फर्निश करोगे तो आपको ये जो टैक्स इंटरेस्ट वगैरह हमने पे करने के लिए रिक्वायर बनाया है, हर जगह पर आपको पहले टैक्स, एडिशनल इनकम टैक्स, इंटरेस्ट, फीस जो भी आपकी पेबल बनी आपको वो पे तो करनी है। हाँ, लेकिन उसके पेमेंट का प्रूफ भी अपडेटेड के साथ में अटैच होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं थोड़ा आगे, सुनिएगा फ्रेंड। सपोज हमारे जो एसएससी हैं उन्होंने अपनी नॉर्मल या बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न पहले फाइल कर रखी है, तो उसको अब हम बोल रहे हैं क्या, अर्लियर रिटर्न। ओके, तो मतलब एसएससी पहले रिटर्न अपनी फर्निश कर चुका हो। ओके, जैसे एसएससी ने पहले अपनी रिटर्न फर्निश की थी, मान लेते हैं 6 लाख रुपीस की इनकम की, राइट। 6 लाख रुपीस की इनकम पर आप देखिए उनका टैक्स आएगा 32,500, सेस आएगा 1300, आप निकालो 33,800 उनका माय डियर फ्रेंड्स टैक्स एंड सेस बना। ठीक है, अच्छा, अब वो अपडेटेड रिटर्न फर्निश करना चाहते हैं और अपडेटेड रिटर्न में वो 4 लाख की इनकम और दिखाना चाहते हैं। ओके, तो 10 लाख पर टैक्स एंड सेस अगर आप मिलाओगे तो 1,17,000 आपका आएगा। ये मैं रफली जो एग्जांपल है वो प्रेजेंट कर रहा हूं, प्रॉपर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो अभी आपको आगे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब एसएससी पहले अपनी रिटर्न फर्निश कर चुके हैं। ओके, नाउ वो अब अपनी अपडेट रिटर्न इस तरह की फर्निश करना चाहते हैं, तो उन्हें अपडेट रिटर्न फाइल करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उन्हें टैक्स, अब कौन सा टैक्स सुनिए जरा, रीजनेबल होगा कि अब वो जो पहले ऑलरेडी 140A में जब उन्होंने रिटर्न ओरिजिनल जब फाइल की थी तब जो उन्होंने टैक्स पे कर रखा होगा, जो भी तब उन्होंने टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, टैक्स क्रेडिट, डबल टैक्सेशन रिलीफ, इवन सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी जो तब भर रखा होगा, हम उम्मीद करते हैं कि 13,800 रुपीस तक का उन्होंने अर्लियर रिटर्न की फाइलिंग के टाइम पर जो प्रीपेड टैक्सेस और रिलीफ और क्रेडिट के नाम पर जो उसका बेनिफिट है वो तब ले रखा होगा, है ना। या मैं यूं कह सकता हूं कि 33,800 तक का जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन है वो अदरवाइज पहले ही रिटर्न के टाइम पर हो रखा होगा। तो लॉ मेकर्स ने कहा सुनो, अब आप ना जो टैक्स सेक्शन 140A सब सेक्शन 1 में रेफर्ड है, जो भी टैक्स रिलीफ वहां रेफर्ड है, मतलब जो आपने जब रिटर्न पहले फाइल की थी तब उसका जिसका क्रेडिट आपने ले रखा है, जैसे 33,800 का आपने उस टाइम पर जो क्रेडिट है वो ले रखा होगा, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, डबल टैक्सेशन रिलीफ, टैक्स क्रेडिट, इवन सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी जो आपने तब जमा कराया होगा, तो वो जो भी आपका 140A में जो भी प्रीपेड टैक्स रहा है आप उसे यहां पर माइनस कर लीजिए। इसके बाद में आप यहां नई इनकम दिखा रहे हो, तो नई इनकम पर हो सकता है कि आपका कुछ टीडीएस, टीसीएस हो रखा हो सकता है कि आपको इस पर ये नई इनकम आपकी फॉरेन इनकम है तो आपने इस पर फॉरेन टैक्स दिया था, पहले आपने वो इनकम दिखाई नहीं थी इसलिए उसका डबल टैक्सेशन रिलीफ भी नहीं लिया था, लेकिन आपको अब उसका डबल टैक्सेशन रिलीफ मिलना है, तो ठीक है ना। जो भी आप नई इनकम माय डियर फ्रेंड्स डिस्क्लोज कर रहे हैं इस अपडेटेड रिटर्न में, इस अपडेटेड रिटर्न में जो आप नई इनकम ऑफर कर रहे हैं जो आपने ओरिजिनल रिटर्न में नहीं डिस्क्लोज की थी, यस, उस नई इनकम पर अगर कोई टीडीएस, टीसीएस हो रखा है, यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर उस नई इनकम पर कोई टीडीएस, टीसीएस हो रखा है या उस नई इनकम पर आपने कोई फॉरेन कंट्री में टैक्स दिया था जिस पर आपको डबल टैक्सेशन रिलीफ मिलना है जो आपने अर्लियर रिटर्न में नहीं ले रखा है, या अगर आपको कोई एएमटी या मैट का क्रेडिट अगर मिलना है जो
आपने अर्लियर रिटर्न में नहीं ले रखा है तो ठीक है ना, आप अर्लियर रिटर्न के प्रीपेड टैक्सेस रिलीफ वगैरह, आप नई इनकम का नया टीडीएस टीसीएस, नई डबल टैक्सेशन रिलीफ, कोई एएमटी मेट क्रेडिट जो मिलना है वो आप यहां पर लीजिए। जैसे सपोज नई इनकम पर हम मान लेते हैं कि केवल 10,000 रुपीज का टीडीएस है, बाकी कोई डबल टैक्सेशन रिलीफ, एएमटी या मेट क्रेडिट नहीं है, तो आप 10,000 रुपीज का यहां पर टीडीएस उनको अलाउ करके जो डिफरेंस आता है उस अमाउंट को एसएससी को पहले एज टैक्स यहां पर पे करना होगा। राइट फ्रेंड्स, ये केवल रफली चीजें मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, केवल और केवल माय डियर फ्रेंड्स जो प्रोविजनल पोजीशन है उससे आप चीजों को यहां थोड़ा रिलेट कर सके इसके लिए। तो आप 73,400 रुपीज पे कीजिए और अपनी अपडेटेड रिटर्न को फर्निश कर दीजिए। यह आपके लिए ओपन यहां होगा इन टर्म्स ऑफ टैक्स, नॉट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, केवल टैक्स के नाम पर। तो क्या आपने कैरी करना है कि अगर आपने पहले रिटर्न फर्निश कर रखी है और अब आप अपडेट रिटर्न फर्निश करने जा रहे हो तो पहले आप जो भी आपका टैक्स बनता है वो पे यहां पर करोगे। टैक्स मतलब क्या, वो आपने जान लिया। जो भी माय डियर फ्रेंड्स टैक्स आपका अपडेट रिटर्न में जो भी इनकम आप दिखा रहे हैं उस पर जो टोटल बन रहा है उसमें से जो भी प्रीपेड टैक्स, जो भी नई इनकम का टीडीएस टीसीएस, नई इनकम का डबल टैक्सेशन रिलीफ या कोई एमटी मेट क्रेडिट जो आपको मिलना है वो आप यहां पर एडजस्ट कीजिए और इनको आप रिड्यूस कर देंगे। पहली बात। दूसरी बात, इंटरेस्ट की बात आती है फ्रेंड्स, तो हां जो भी आप नई इनकम दिखा रहे हो, नया टैक्स आ रहा है तो वो एडवांस टैक्स के तौर पर जमा होना चाहिए था, आपने तो जमा किया नहीं था, तो फिर आप उस जो एडवांस टैक्स के पेमेंट में डिले और डिफॉल्ट हुआ है उसका इंटरेस्ट एंड माय डियर फ्रेंड्स एडिशनल इनकम टैक्स तो अभी हमने रेफरेंस किया ही था, वो आप यहां पर पे करोगे। लेकिन सुनिए, जब एसएससी ने पहले अपनी रिटर्न फर्निश की थी ना, हां तब उस टाइम पर भी उन्होंने कुछ एडवांस टैक्स के पेमेंट वगैरह के डिले डिफॉल्ट वगैरह के लिए जो अपना इंटरेस्ट था वो जमा कराया था। तो अब क्या उन्हें उस इंटरेस्ट का क्रेडिट आप नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे। लॉ मेकर्स ने कहा कि जो भी इंटरेस्ट आपने इस एक्ट में अर्लियर रिटर्न के टाइम पर जमा करा दिया था आप उसको यहां पर रिड्यूस कर लीजिए, हम उस हद तक आपको दोबारा इंटरेस्ट पे करने के लिए यहां पर नहीं कहेंगे। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो एक रीजनेबलनेस है जो लॉ मेकर्स ने यहां पर लॉ में शो की हुई है। अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से मैं आपको ये सारी चीजें रिकॉल कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स लॉ मेकर्स बस क्या चाहते हैं कि अगर आप पहले रिटर्न फर्निश कर चुके हैं, दोबारा से अपनी रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो आप उसमें नई इनकम जो दिखा रहे हैं उनसे एट्रीब्यूटेबल जो नया टैक्स आपका बन रहा है उस नए टैक्स से रिलेटेड टीडीएस टीसीएस कोई डबल टैक्सेशन रिलीफ वगैरह है वो एडजस्ट कर लीजिए। नेट नई इनकम के नेट टैक्स को, उसके अलावा जो भी इंटरेस्ट बनता है, पहले जो इंटरेस्ट दे दिया उसको माइनस करने के बाद में जो नेट इंटरेस्ट आपका पेबल बनता है उसको, एंड जो एडिशनल इनकम टैक्स है वो आप पहले पे करोगे, उसके बाद अपनी अपडेट रिटर्न फर्निश करोगे। और यहां एक अच्छी बात क्या है सुनिए जरा, पता है एसएससी ने पहले जब अपनी रिटर्न फर्निश की थी ना तो उन्होंने उस टाइम पर पहले जब अपनी रिटर्न उन्होंने फर्निश की थी, मैं अलग से बात बना रहा हूं, एक अलग से एक सिचुएशन आपके लिए बना रहा हूं। पहले जब उन्होंने अपनी रिटर्न फर्निश की थी तब उनका जो टैक्स था वो 50,000 था और उनका टीडीएस हो रखा था 70,000 का, तो उन्हें रिफंड मिल रखा है कितने का? 20,000 का। ओके, अब वो जब अपनी अपडेटेड रिटर्न फर्निश करने जा रहे हैं तो पक्की बात है कि वो अपडेटेड रिटर्न में जो अपना टीडीएस है वो 70,000 रुपीज शो कर रहे होंगे, लेकिन गवर्नमेंट के पास में केवल और केवल कितना बचा है? 50,000। क्यों? क्योंकि 20,000 तो एसएससी ने अपना ओरिजिनल रिटर्न में रिफंड क्लेम कर रखा है ना। तो अब रीजनेबल क्या होगा कि यहां एसएससी से वो 20,000 रुपीज का अमाउंट रिकवर किया जाए, है ना। अगर एसएससी ने पहले अपना जब ओरिजिनल रिटर्न फर्निश की थी तो ओरिजिनल रिटर्न में जब उनका टैक्स 50,000 था और 70,000 का उन्होंने टीडीएस अगर क्लेम कर रखा है तो 20,000 का जो रिफंड उन्हें मिल रखा है, अब जब वो अपडेट रिटर्न फर्निश करेंगे तो उसमें जब वो टीडीएस अपना 70,000 रुपीज का शो कर रहे होंगे, क्योंकि 140A सबसेक्शन 1 में जो भी उनके टैक्स रेफर्ड थे तो 70,000 रुपीज का उनका टीडीएस रेफर्ड था ना। हाँ, तो अब अगर उन्हें 70,000 का पूरा बेनिफिट अगर दे दिया तो क्या
होगा, गवर्नमेंट के पास में तो रिटेन था केवल 50,000, क्योंकि 70 में से 20 एसएससी रिफंड ले चुका है। तो अगर 70 का फिर से क्रेडिट दे दिया तो फिर तो एसएससी को डबल बेनिफिट हो जाएगा। तो रीजनेबल क्या होगा कि अगर 70,000 का क्रेडिट अगर हम उन्हें दे रहे हैं तो 20,000 जो हम उन्हें पहले रिफंड दे चुके हैं वो रिफंड उनसे रिकवर किया जाए, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, वही अप्रोच यहां पर अडॉप्ट की गई कि जो भी ये टैक्स का अमाउंट निकल कर आ रहा है, यस, जो भी आपका अपडेट रिटर्न में जो भी टैक्स का टोटल अमाउंट निकल कर आ रहा है उसमें हमने 70,000 रुपीज का सपोज आपको टीडीएस का क्रेडिट हम यहां पर दे रहे हैं, तो फिर जो टैक्स नेट बचेगा दैट शैल बी इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ रिफंड इफ एनी इश्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अर्लियर रिटर्न। ठीक है। अच्छा माय डियर फ्रेंड्स, यही सारा डिस्कशन अभी आपको एक जगह और काम आने वाला है। ये जो अपडेटेड रिटर्न आप फर्निश करेंगे ये एक्चुअली जो भी आप टैक्स, एडिशनल इनकम टैक्स, इंटरेस्ट फीस जो भी आपका पेबल बन रहा है आपको पहले पे करना था, हमने आपके लिए ये मैंडेटरी कर रखा है ना। तो आप उसके पेमेंट का जो प्रूफ है वो रिटर्न के साथ में यहां पर अटैच करेंगे। ये लॉ मेकर्स ने सस्ती के लिए और यहां पर रिक्वायर बना रखा है। ठीक है, ये सारा डिस्कशन अभी आपको एक जगह और काम आने वाला है। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं एसएससी ने अगर पहले अपनी रिटर्न फर्निश कर दी है, ठीक है जी, और अब वो अपडेट रिटर्न फर्निश जब करने जा रहे हैं तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, हां, उन्हें एडवांस टैक्स के पेमेंट के डिले और डिफॉल्ट के लिए जो इंटरेस्ट है वो पे करना रिक्वायर बनाया गया है। ये तो आपको पता लग ही गया है। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो अब इस इंटरेस्ट को लेकर लॉ मेकर्स ने जो चीज है हमें लॉ में प्रोवाइड कर रखी है। देखिए, अब इस रिलेशन में इंटरेस्ट को लेकर चीजें जो लॉ मेकर्स ने लॉ में प्रोवाइड कर रखी हैं मैं वो आपके सामने पहले रख देना चाहता हूं। आइए जरा सबसेक्शन 4 में देखिए कौन सी सिचुएशन कवर्ड है यहां पर। वेयर एन अर्लियर रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड, इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234B शैल बी कंप्यूटेड ऑन एन अमाउंट इक्वल टू द असेस्ड टैक्स। अभी असेस्ड टैक्स क्या है? वही जो अभी हमने सबसेक्शन 2 में डिस्कस किया था कि जो आप अपडेटेड रिटर्न में इनकम डिक्लेयर कर रहे हो, हाँ माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप अपडेटेड रिटर्न में 10 लाख की टोटल इनकम डिक्लेयर कर रहे हो तो उस पर जो आपका टैक्स बन रहा है उसमें से आप ये पहले माइनस कर लो। क्या पहले आप माइनस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? वही सेम टू सेम अप्रोच है जो यहां पर एडॉप्ट की गई है कि आप जो 140A सबसेक्शन 1 में जो आपने पहले अपनी रिटर्न फर्निश की होगी तो तब उस टाइम पर जो भी आपने प्रीपेड टैक्सेस क्रेडिट वगैरह क्लेम कर रखे हैं, है ना, जो नई इनकम आप दिखा रहे हो उस नई इनकम का नया टीडीएस, टीसीएस, नई डबल टैक्सेशन रिलीफ जो आपने पहले क्लेम नहीं कर रखे हैं, हाँ, वो अब यहां पर आप कंसीडरेशन में ले लो। जो एएमटी या मेट क्रेडिट आपने पहले क्लेम नहीं कर रखा है वो आप यहां कंसीडरेशन में ले लो। तो बिल्कुल सेम लाइन पर जो अप्रोच है वो असेस्ड टैक्स के लिए यहां पर एडॉप्ट की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां भी वही बात कि अरे अगर आपने पहले जो प्रीपेड टैक्सेस के नाम पर क्रेडिट लिया था उससे अगर आपको कोई रिफंड इशू हो चुका है तो फिर वो अब यहां पर आपसे रिकवर किया जाएगा, उसको यहां पर इंक्रीज किया जाएगा। अभी वो 70,000 50,000 वाला जो एग्जांपल आपके सामने रखा था तो असेस्ड टैक्स के लिए लॉ मेकर्स ने ये अप्रोच यहां पर एडॉप्ट की। अब सुनिए, अगर एसएससी ने पहले रिटर्न फर्निश कर दी है तो 234B के इंटरेस्ट के लिए हम जो भी असेस्ड टैक्स का अमाउंट होगा या अगर एसएससी का नई इनकम पर नया टीडीएस वगैरह जो हो रखा है एक्चुअली उससे उनका जो एडवांस टैक्स का अमाउंट है नई इनकम के रेस्पेक्ट में भी जब आप इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो अगर एसएससी ने एडवांस टैक्स भी पहले पे कर रखा है तो असेस्ड टैक्स के कंपैरिजन में जो उनका एडवांस टैक्स का अमाउंट कम पड़ रहा है उस अमाउंट पर ये जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। एक लाइन में अगर मैं कहूं 234B के इंटरेस्ट की जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी 234B के इंटरेस्ट की यहां पर बात हो रही है ना फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको एक चीज यहां पर रिकॉल कराना चाहता हूं और वो बात केवल इतनी है, 234B का इंटरेस्ट आप किसी भी प्रीवियस ईयर के लिए रेलिवेंट असेसमेंट के फर्स्ट डे से लगाते हो। याद करो फ्रेंड्स, असेसमेंट के फर्स्ट डे से आपको 234B का जो इंटरेस्ट है वो पे करना होता है। और गोल्डन रूल जो हम रेगुलर बैच में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, क्या कि असेसमेंट के फर्स्ट डे से चेक कर लो गवर्नमेंट का जितना सम एसएससी के साथ में जितने टाइम तक ब्लॉक्ड रहा होगा उस ब्लॉक्ड पीरियड के लिए, उस पीरियड ऑफ ब्लॉकेज के लिए वो इंटरेस्ट लगाया जाएगा।
यस फ्रेंड्स, अगर एसएससी पर 1 अप्रैल से मैंने मान लिया 10 लाख रुपीस की ब्लॉकेज रही और फिर एसएससी ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सपोज 3 लाख की ब्लॉकेज रिलीज कर दी, फाइनली 7 लाख उन्होंने यहां पे किया, तो फिर इस पीरियड के लिए उन पर 10 लाख रुपीस पर इंटरेस्ट लगेगा और इसके बाद के पीरियड के लिए उन पर जो 7 लाख रुपीस का इनके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो यहां लगाया जाएगा। 234B का इंटरेस्ट जो कंपनसेटरी नेचर का इंटरेस्ट होता है, गवर्नमेंट का जितना सम आप जितने टाइम तक ब्लॉक्ड रखते हैं उस पीरियड ऑफ ब्लॉकेज के लिए आपको उस ब्लॉक्ड सम पर ये जो इंटरेस्ट है वो 1% की रेट से पे करना होता है। ठीक है, तो जो क्रक्स है वो केवल और केवल यही है कि असेसमेंट के फर्स्ट डे से हम चेक कर लेंगे कितनी शॉर्टफॉल एडवांस टैक्स के नाम पर आपके, कितनी शॉर्टफॉल 1 अप्रैल से हम चेक कर लेंगे गवर्नमेंट के प्रति आपके पेमेंट की बनी हुई है। बस उस ब्लॉक्ड सम पर हम ये इंटरेस्ट लगाएंगे। जहां आपने एडवांस टैक्स को प्रॉपर्ली पे नहीं किया होगा तभी ये इंटरेस्ट लगाने की बात हो रही होगी। ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपके सामने ये चीज रखने वाला हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए 234B के इंटरेस्ट के लिए तो सिंपली हमें बस ये एक काम करना होता है, गवर्नमेंट का जितना सम जितने टाइम तक आपने ब्लॉक किया 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से उतने ब्लॉक्ड सम पर 1% की रेट से उस पीरियड ऑफ ब्लॉकेज के लिए ये इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहां अगर स्पेसिफिकली कहा गया कि एसएससी ने पहले रिटर्न फर्निश की तो 234B का ये इंटरेस्ट पेबल बनेगा, लेकिन अगर एसएससी ने रिटर्न अपनी फर्निश पहले नहीं की है तो क्या 234B का इंटरेस्ट डिपार्टमेंट छोड़ देगा? देन आंसर इज नो। 234B के जो चार्जिंग प्रोविजंस हैं वही असेसमेंट के फर्स्ट डे से इंटरेस्ट के लिए इस सेक्शन में एसएससी को लाइबेबल बनाते हैं। इसका मतलब क्या, जैसे क्लॉज 1 में नो रिटर्न ऑफ इनकम की फाइलिंग वाला केस 234A के लिए तो लॉ मेकर्स ने 140B में डील विद कर लिया है, लेकिन नो रिटर्न फाइलिंग वाले केस में 234B के इंटरेस्ट का क्या होगा इसके लिए क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इस केस में क्या हम सबमिट करेंगे कि डेफिनेटली एसएससी 234B में जब अपनी अपडेट रिटर्न फर्निश कर रहे होंगे, उन्होंने अगर अपनी रिटर्न पहले फाइल नहीं की है तो वो अपडेट रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर 234B का इंटरेस्ट तो पक्का पे करने के लिए लायबल बनेंगे। एक्चुअली वो अपडेट रिटर्न में जो भी इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, लाइक 10 लाख की इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उस पर जो टैक्स बना लाइक 1,17,000 बना, तो उनका जो टीडीएस टीसीएस वगैरह है, जो भी उनका डबल टैक्स एंड रिलीफ वगैरह कुछ मिलना है, वो सब हटा देने के बाद में जो बचा हुआ अमाउंट होगा जो वो अपडेट रिटर्न की फाइलिंग के टाइम पर पे कर रहे होंगे, उस पर वो ये इंटरेस्ट पे करेंगे 1% की रेट से। किस पीरियड के लिए? जो असेसमेंट के फर्स्ट डे से स्टार्ट होगा, और जब वो ससेस्ड टैक्स को अपडेट रिटर्न से पहले पे कर चुके होंगे बस उस डेट तक का ये इंटरेस्ट वो पे करने के लिए लायबल बनेंगे। अगर उन्होंने टैक्स पार्ट्स में पे किया तो इंटरेस्ट भी पार्टली मतलब पार्ट वाइज कंप्यूट किया जाएगा। जैसे मैंने वो भी 10 लाख 7 लाख 3 लाख वाला जो एग्जांपल है वो रफली आपके सामने प्रेजेंट किया था। और रह गई बात 234C की, तो 234C के लिए तो मैं कोई चिंता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 234C का जो इंटरेस्ट है ना, वो तो माय डियर फ्रेंड्स रिटर्न इनकम का जो टैक्स होता है उस पर लगता है। अगर आपने पहले रिटर्न फर्निश कर दी है तो आप अगर अपडेट रिटर्न फर्निश करने जा रहे हैं तो सडनली जो रिटर्न इनकम है वो चेंज हो रही है ना, तो आपका 234C का जो इंटरेस्ट है वो अकॉर्डिंगली अपडेटेड रिटर्न में जो भी आप अपनी रिटर्न इनकम शो कर रहे हैं उस पर जो टैक्स आएगा उस पर कंप्यूट किया जाएगा। और एक छोटी सी बात फ्रेंड्स, जब भी डिमांड निकालने की बात आएगी, एडिशनल टैक्स इंटरेस्ट वगैरह की जब भी बात होगी, जो इंटरेस्ट आपने पहले पे कर रखा है ना, वो हम यहां पर पक्का आपको रिडक्शन उसका अलाउ करेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो इंटरेस्ट जो भी आपने अर्ली रिटर्न के टाइम पर पे कर रखा है, अब अपडेट रिटर्न के टाइम पर उस हद तक आप पर दोबारा डिमांड हम नहीं बनाएंगे। वो बात अलग है कि अगर आपने अपडेट रिटर्न फर्निश की नहीं है तो फिर आपका अर्लियर पेड इंटरेस्ट निल कहलाएगा, है ना। नहीं भी कहते तभी भी यही बात निकल कर यहां आती, ठीक है ना फ्रेंड्स। और एक छोटी सी बात, जहां तक बात इंटरेस्ट कैलकुलेशन की है तो फ्रेंड्स वो एडिशनल इनकम टैक्स पर कैलकुलेट नहीं होगा। चाहे 234A का इंटरेस्ट है चाहे 234B का इंटरेस्ट है, टैक्स पर निकलता है। लेकिन जब हम टैक्स की बात करेंगे तो वहां टैक्स एक्सक्लूडिंग एडिशनल इनकम टैक्स कंसीडर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स जो भी 234A और B के इंटरेस्ट होंगे वो एडिशनल इनकम टैक्स पर कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे।
आई होप ये छोटी सी बात आपको क्लियर है। तो लॉ मेकर्स ने जहां ससी ने पहले अर्ली रिटर्न फर्निश नहीं किया, अपडेट रिटर्न फर्निश वो करने जा रहे हैं, तो 234A में इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए स्पेशल जो थिंग्स है वो जो दी वो हमने अभी अभी सबसे पहले यहां रिफ्रेश की। ओके तो ये तो मैंने 140B में माय डियर फ्रेंड्स जो चीजें हैं वो आपको जो गिवन है वो यहां पर रिफ्रेश करा दी है। मेरी कोशिश थी कि कम से कम जो प्रोविजनल लैंग्वेज है वो आपको रिफ्रेश हो जाए, इसके लिए मैंने ये रफली जो प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने यहां पर दी है। आपको पता है मैंने अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम पर एक कंप्लीट सेशन अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। वहां पर मैंने सिस्टमेटिक वे में जो केस स्टडीज है वो बनाकर जो लॉ है वो आपके साथ डिस्कस कर रखा है, तो आप डिटेल्ड डिस्कशन के लिए उसको रेफर कर सकते हैं। ये मैंने क्विकली प्रोविजनल पोजीशन को आपको रिफ्रेश करने में दिक्कत ना आए इसलिए ये रफली जो एग्जांपल्स हैं वो प्रेजेंट किए। और अब मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं जिससे जो चीजें अभी आपने ये रिफ्रेश की उनका एप्लीकेशन पार्ट और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए जरा एक क्वेश्चन देखिए। X is of 34 years is a resident individual. He doesn't submit his return of income for the AY 21-22 under section 139 subsection 1 और 4। ठीक है, तो केस पहले उन्होंने रिटर्न फर्निश नहीं की है तो 234 का इंटरेस्ट लग सकेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई, है ना, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अपडेटेड आरओआई, है ना। नाउ Income tax department has not initiated any proceeding so far for the suspended 21-22. He intends to submit return of income for the suspended 21-22 under section 139 subsection 8A on 29th November 22. ओके द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। वो अपनी अपडेट रन में जो इनकम एस्टिमेट कर रहे हैं जो दिखाने जा रहे हैं सिंपली स्पीकिंग वो ये है। एडवांस टैक्स उन्होंने जैन 21 में पे किया था 3 लाख का। टीडीएस टीसीएस फॉर्म 26 से पता लगा है उनका इस साल का 70,000 हो रखा है, कोई और क्रेडिट या रिलीफ नहीं है। नाउ ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44AB और अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द आईटी एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ। ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इज 31 July 21, ignoring any extension. X wants to know whether or not update return can be submitted and tax liability which he is required to pay. सुनिए जरा फ्रेंड्स, क्या पहले मैं कहूंगा अगर इनके लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट पहले 31 जुलाई 21 थी और अगर ये नवंबर 22 में अपडेटेड रिटर्न फर्निश करने की इच्छा रखते हैं तो इन्हें 1 अगस्त 21 से लेके 29 नवंबर 22 तक का 234A में जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट किस पर लगेगा? जो भी आपकी अपडेटेड रिटर्न की इनकम पर टैक्स आएगा उसमें से एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस को माइनस कर देने के बाद में जो आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न नजर में आएगा उस पर ये इंटरेस्ट आपको लगाया जाएगा। ठीक है, टैक्स उन्हें क्या पे करना है? जो भी इनके प्रीपेड टैक्सेस हैं उनको लेस कर देने के बाद में जो बचेगा वो उनका सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल कहलाएगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम, वो टैक्स भरो। इसके अलावा इंटरेस्ट भी जान लिया आपने 234A का। 234B का जो इंटरेस्ट है उसके लिए फ्रेंड्स वही बात, असेसमेंट के फर्स्ट डे से हम यहां पर जो इंटरेस्ट है जो ब्लॉकेज है वो चेक करेंगे। एक्चुअली जो भी उनका इन इनकम पर टोटल टैक्स आएगा उसमें से जो भी 3 लाख और 70,000 माइनस कर देने के बाद में जो उनका बैलेंस अमाउंट बचेगा ये 1 अप्रैल से ब्लॉक्ड कहलाएगा। 1 अप्रैल से लेकर 29 नवंबर तक जब तक उन्होंने कुछ पे नहीं किया, हम मानेंगे इस डेट पर वो बैलेंस अमाउंट को पे कर रहे होंगे, तो सीधा इन वन गो 1 अप्रैल 21 असेसमेंट के फर्स्ट डे से लेकर 29 नवंबर 22 तक उस ब्लॉक्ड सम पर 1% से इंटरेस्ट लगेगा। व्हाट अबाउट 234C? बहुत आसान है। रिटर्न इनकम का जो भी टैक्स होगा उस टैक्स का आपको 15% 15 जून तक पे कर देना चाहिए था, है ना। आपने पे नहीं किया, उस पर 3 मंथ्स का जो भी अमाउंट इंटरेस्ट का बनता है। देन आपको जो भी आपके टोटल टैक्स में से टीडीएस टीसीएस माइनस करके जो आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी अपीयर होती है उसका 45% आपको 15 सितंबर तक पे कर देना चाहिए था। आपने तो बिल्कुल पे नहीं किया, आपने तो नेक्स्ट ईयर में जनवरी में पे किया है ना। हाँ, तो फिर उस 45% पर 3 मंथ्स का फिर आपको जो भी आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनती है, कैसे पता लगेगी एडवांस टैक्स लायबिलिटी? टोटल टैक्स में से जो आप टीडीएस टीसीएस है वो हटाओ, बाकी जो बचा वो आपका एडवांस टैक्स पेबल है, उसका जो 75% है वो हम चेक करेंगे, वो 15 दिसंबर तक जमा हो जाना चाहिए था। आपने तो बिल्कुल जमा नहीं कराया,
तो निकालो उस पर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। लेकिन फिर लास्टली 15 मार्च के लिए हम जो भी इनकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी आएगी, टोटल इनकम का जो भी टैक्स होगा, उसमें से हम टीडीएस टीसीएस को माइनस करने के बाद में जो इनका एडवांस टैक्स पेबल आएगा, ये इन्हें 100% 15 मार्च तक जमा करा देना चाहिए था। उन्होंने जनवरी में केवल इतना जमा कराया, तो अब जो शॉर्टफॉल होगा उस पर 1 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो 234C का लगाया जाएगा। अरे यही तो सारी चीजें हैं जो माय डियर फ्रेंड्स आप यहां देखोगे। आप देखिए जरा, तो टोटल इनकम पर इनका टैक्स अपडेटर में जो इनकम दिखाने जा रहे हैं, उस टोटल इनकम पर उनका टोटल टैक्स ये सेस ये। तो माय डियर फ्रेंड्स एक मिनट, जो उनका टोटल इनकम पर टैक्स इंक्लूडिंग सेस बना वो ये। अब टीडीएस टीसीएस इनका हटाने के बाद हम कह सकते हैं कि ये इनकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनती है। इतना इन्हें एडवांस टैक्स जमा कराना चाहिए था, ठीक है, इन्होंने एडवांस टैक्स जमा कराया इतना, ओके। तो ये हम कह सकते हैं कि इनका सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो इन्हें अपडेटेड फाइलिंग के टाइम पर पे करना है, वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल वो इनका ये बन गया। अब सबसे पहले वो इस सेल्फ असेसमेंट टैक्स पर 1% से इस ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से रिटर्न अपडेट की फाइलिंग तक के पीरियड का इंटरेस्ट 234A में पे करने के लिए लायबल बनेंगे। असेसमेंट के फर्स्ट डे से जब तक वो इस ब्लॉक्ड सम को पे नहीं कर देते, वो इस ब्लॉकेज पर माय डियर फ्रेंड्स 1% की रेट से 234B का इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल बनेंगे। अब आप बारी आई 234C की, तो आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी ये थी, आपको इसका 15% 15 जून तक जमा कराना चाहिए था, आपने बिल्कुल जमा नहीं कराया, तो निकालो 3% इंटरेस्ट। आपको आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 45% 15 सितंबर तक जमा करना चाहिए था, आपने बिल्कुल जमा नहीं कराया, तो 1% से 3 मंथ्स मतलब 3% निकालो इंटरेस्ट। आपको अपनी इस एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 75% 15 दिसंबर तक जमा कराना चाहिए था, आपने बिल्कुल जमा नहीं कराया, तो निकालो 1% से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, दैट इज 3%। और अब आपको अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 100% 15 मार्च तक जमा कराना चाहिए था, आपने जनवरी में जमा करा दिया। कितना? केवल इतना। तो मतलब अभी भी इतनी ब्लॉकेज तो आपके पास है ना। तो हां, अब इसका 1% आपको 1 मंथ का जो इंटरेस्ट लास्ट इंस्टॉलमेंट का 234C में लगता है वो देना पड़ेगा। तो अब आप जब एग्रीगेट करेंगे ना फिगर्स का इन सभी इंटरेस्ट का, तो वो ये निकल कर यहां आएगी। बस 234ABC के इंटरेस्ट के बाद में एक 234F की फीस तो देनी आपको। ये हम कहेंगे इस एसएससी का अपडेटेड रिटर्न की फाइलिंग के टाइम पर जो टैक्स इंटरेस्ट फीस का अमाउंट पेबल बनेगा वो ये कहलाएगा। लेकिन उन्हें एडिशनल इनकम टैक्स भी तो जमा कराना है ना, और वो केवल टैक्स एंड इंटरेस्ट का माय डियर फ्रेंड्स लगाया जाता है, वहां फीस उसका पार्ट नहीं बनती। टैक्स एंड इंटरेस्ट एग्रीगेट करेंगे आप, और उसका कितना आप देख रहे हैं असेसमेंट ईयर से 12 मंथ्स के अंदर अंदर ही वो अपडेट रिटर्न अपनी डाल दे रहे हैं, तो इसलिए 25% केवल उन्हें एडिशनल इनकम टैक्स जमा कराना पड़ेगा। तो फाइनली माय डियर फ्रेंड्स 140B में अपडेट रिटर्न की सबमिशन से पहले उन्हें जो अमाउंट पे करना रिक्वायर्ड उनके लिए बनेगा वो यहां पर ये कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इंटरेस्ट को लेकर चीजें हैं फ्रेंड्स, वो हम कह सकते हैं कि यहां सर्टेन एक्सटेंट तक हमने अप्लाई कर ली हैं, लेकिन और ग्रेटर क्लैरिटी आए इसके लिए और क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करता हूं। काइंडली देखिएगा। X, जिनकी एज 44 years है, is a resident individual for the AY 21-22 he submits ROI under section 139(4). तो मतलब पहले रिटर्न फर्निश कर चुके हैं, तो अपडेट रिटर्न के टाइम पर इंटरेस्ट 234 का कैलकुलेट होगा क्या? द आंसर इज नो, है ना। हाँ, ऑन 20 जनवरी 22 एज फाइलिंग ऑफ बिल रिटर्न फॉर AY 21-22 वाज अलाउड अप टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो इसलिए वो अपनी रिटर्न 20 जनवरी को फाइल पहले कर पाए थे, क्योंकि अब तो बिल रिटर्न का टाइम कम हो गया है ना। हाँ, लेकिन तब था, तो इसलिए वो अपनी बिल रिटर्न तक फाइल कर पाए थे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) पर्टेनिंग टू द असेसमेंट ईयर 21-22। टैक्स ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड, ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ ROI इज 31 जुलाई 21। ओके, अब उन्होंने जो अपनी पहले बिल रिटर्न फर्निश की थी उसमें उन्होंने इनकम दिखाई थी इतनी, टैक्स इंक्लूडिंग सेस आया था इतना, TDS TCS का क्रेडिट पहले क्लेम कर चुके हैं इतना। ओके, तो ये हम कह सकते हैं कि उनकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी अर्लियर रिटर्न के बेस पर थी। फिर उन्होंने एडवांस टैक्स जो पे किया था तीसरी इंस्टॉलमेंट से पहले 15 दिसंबर से पहले, वो ये है ना। अच्छा, तो अब ये उनका सेल्फ असेसमेंट टैक्स था।
जो पहले जब वो रिटर्न फर्निश कर रहे थे ना, तो उनका सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेक्शन 140 ए में जब उन्होंने पहले अपनी रिटर्न फर्निश की थी, तब उनका जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स था वो ये बना था। ओके, तो उन्होंने जो उनसे रिटर्न फाइलिंग में डिले हुआ था, भाई रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट थी 31 जुलाई की, और रिटर्न फर्निश की थी उन्होंने कब, 20 जनवरी को। तो जो पहले उनसे रिटर्न फाइलिंग में डिले हुआ था, उसके लिए उन्होंने 1% से 234 का तब जो इंटरेस्ट भरा था, वो इंटरेस्ट ये, एंड जो ब्लॉकेज गवर्नमेंट की एसएससी के साथ में 1 अप्रैल से चल रही थी, वो जब उन्होंने पहले अपनी रिटर्न फर्निश की तब क्लियर की, तो 1 अप्रैल से लेकर 20 जनवरी तक का 10 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है 234B में, और जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी थी उसका 15% आपको 15 जून तक जमा कराना चाहिए था, आपने तो बिल्कुल जमा नहीं कराया। तो 1% से 3 मंथ्स का 3%, आपको उसका 45% 15 सितंबर तक जमा कराना चाहिए था, आपने तो बिल्कुल जमा नहीं कराया। तो फिर 1% से 3 मंथ्स का मतलब 3%, लेकिन तीसरी इंस्टॉलमेंट से पहले आपने अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी में से 1 लाख का जो एडवांस टैक्स है वो पे कर दिया था। तो अब जो ब्लॉकेज रह गई उस पर 1% से 3 मंथ्स का 3%, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उस लास्ट इंस्टॉलमेंट में भी पेंडिंग कितना चल रहा है, 36,800 में से 1 लाख घटा के 26,800 पर 1% से 1 मंथ का इंटरेस्ट 234C में ये बना। रिटर्न उन्होंने ड्यू डेट के बाद फाइल की थी, इसलिए 5,000 फीस भी पेबल बनी थी उनकी। तो टोटल माय डियर फ्रेंड्स जो उनका सम पेबल था वो ये, उन्होंने अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स के नाम पर ये सारा पेमेंट किया और अपनी अर्लियर रिटर्न फर्निश कर दी। तो जो उन्होंने रिटर्न पहले फाइल की थी उसमें टैक्स का जो पेंडिंग अमाउंट था, इंटरेस्ट के जो भी पेंडिंग अमाउंट थे, फीस का जो सम पेबल बना था, उन्होंने ये सब भर दिया, बैलेंस उनका निल दिखाते हुए। अल्टीमेटली जो रिटर्न है वो उन्होंने अपनी बिलेटेड पहले फाइल की थी, उस रिटर्न की प्रोसेसिंग भी हो गई। हाँ, उस रिटर्न की प्रोसेसिंग होकर इंटीमेशन आ गई, और जो इंटीमेशन आई उसमें भी कुछ नया नहीं, जो भी टोटल टैक्स एसएससी ने अपनी इनकम पर दिखाया था वही प्रोसेसिंग में पकड़ा गया। 234 ABC के जो भी इंटरेस्ट एसएससी ने शो किए थे वो कंसीडर किए गए, फीस पिकअप की गई, और जो सम पेबल अंडर प्रोसेसिंग बना उतने का एसएससी ने सिंस ऑलरेडी पहले पेमेंट कर रखा है डिफरेंट नेम से। एसएससी के पार्ट पर जो भी पेमेंट पहले हो रखे हैं पूरे पेमेंट एसएससी कर चुके हैं, इसलिए प्रोसेसिंग में कोई भी टैक्स पेबल या ड्यू रिफंड नहीं आया। Now, for the assessment year 21-22, Mr. X wants to declare an additional income of rupees 35,50,000, which was not included in the original return by mistake of his accountant. TDS against this income is rupees 2,80,000 as per form number 26AS, which was also not claimed in the original return. Now, he wants to know tax implications if he submits updated return on 10th March 24 under section 139(8)A. तो एक अच्छी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, आप देखिए जरा। अब आप क्या करने वाले हो, इनकी अपडेट रन आप तैयार करने वाले हो। यस फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं वो। एक्चुअली अपडेट रन में क्या देखने को मिलेगा, इन्होंने ओरिजिनल रन जो फर्निश की थी उसमें इनकम दिखाई थी 20,25,000 की, और अपडेट रन में वो एडिशनल इनकम ऑफर करने जा रहे हैं 3550 की। तो अपडेट रन में तो इनकम ये हो गई, आप टैक्स इंक्लूडिंग सेस निकालो तो वो फिगर ये आएगी। टीडीएस टीसीएस ओरिजिनली जो वो क्लेम कर चुके हैं वो 130 के थे, और नया जो क्लेम अब वो कर रहे हैं, नई जो इनकम दिखा रहे हैं, उससे एट्रीब्यूटेबल जो टीडीएस है वो उनका ये बन रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि फाइनली उनकी जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी है वो ये बनती है, राइट। तो ये हम कह सकते हैं असेस्ड टैक्स हो गया एक तरह से, ये इनका फाइनली जो एडवांस टैक्स है वो पेबल बनता है। लेकिन उन्होंने तो केवल और केवल 20 नवंबर 3rd इंस्टॉलमेंट से पहले 1 लाख एडवांस टैक्स भरा था। यस, तो अब हम कह सकते हैं कि ये उनके साथ में ब्लॉकेज है, लेकिन इसमें से उन्होंने बिलेटेड रिटर्न की फाइलिंग के टाइम पर क्लियर कर दी थी 26,800 के टैक्स की ब्लॉकेज। तो अब जब वो अपडेटेड रिटर्न फर्निश करेंगे तब उनका जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो अंडर सेक्शन 140B जो पेबल बनेगा, देखिए ये क्या था, ये जब उन्होंने ओरिजिनल रिटर्न फर्निश की थी ना तब उनका जो पेबल सम बना था, राइट माय डियर फ्रेंड। जब उन्होंने ओरिजिनल रिटर्न अपनी जो फर्निश की थी ना तब उनका जो पेबल सम बना था 140A में, वो उन्होंने तब जमा करा दिया था, है ना। तो अब वो जब अपडेट रिटर्न फर्निश करेंगे तो उस टाइम पर उनका जो टैक्स के नाम पर सम पेबल बनेगा वो इतना बनेगा, है ना। अब माय डियर फ्रेंड्स जो इंटरेस्ट है वो उन्हें पे करने हैं। क्या 234A का इंटरेस्ट होगा? द आंसर इज नो।
क्योंकि हम ऑलरेडी इसे रिफ्रेश कर चुके हैं कि अगर आपने पहले रिटर्न फर्निश कर दी है तो आपको अपडेट रिटर्न के टाइम पर कोई इंटरेस्ट 234A का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 234B का इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करेंगे ना पक्का। असेसमेंट ईयर के फर्स्ट डे से लेकर जब तक आपने कोई नई ब्लॉकेज रिलीज नहीं कर दी थी तब तक, जब तक आपके साथ में यह अमाउंट ब्लॉक्ड था 11,88,840 का फर्स्ट अप्रैल से जो आपके साथ ब्लॉक्ड था, जिसमें से आपने थोड़ी ब्लॉकेज यहां क्लियर की थी, है ना। तो हम फर्स्ट अप्रैल के फर्स्ट डे से जब तक ये ब्लॉकेज आपकी कंटिन्यू रही उस पर 1% से इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो निकालेंगे। देन इसके बाद में 29 जनवरी को जब आपने ये ब्लॉकेज इतनी क्लियर कर दी तो अब जो ब्लॉकेज रह गई उस पर हम 1 फरवरी से 10 मार्च जब आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फर्निश करने जा रहे हैं तब आप इस अमाउंट को जमा करा रहे हैं, है ना। तो तब तक के लिए 1% पर मंथ बॉटम की रेट से जो इंटरेस्ट है वो निकाला जाएगा। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, बोर्ड का सर्कुलर भी है, सर्कुलर नंबर 549 क्या बोलता है कि अगर कोई मंथ अगर प्रीसीडिंग कैलकुलेशन में कंसीडर हो चुका है तो फिर सक्सीडिंग पीरियड की कैलकुलेशन नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगी, राइट फ्रेंड्स। इसीलिए यहां पर 20 जनवरी तक का पीरियड यहां पहले वाले पार्ट में आ गया, तो नेक्स्ट पीरियड 21 जनवरी से नहीं 1 फरवरी से हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि सेम मंथ के लिए आप 80 को 2 बार इंटरेस्ट थोड़े ना लगा दोगे, छोटी सी बात है। अच्छा, अब इसके अलावा 234C का इंटरेस्ट तो बहुत इजी है। अरे आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी ये बनती है, आपने इसका 15% 15 जून तक जमा कराया था क्या? बिल्कुल नहीं कराया था, तो 1% से 3 मंथ्स का दैट इज 3%। आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी एज पर योर अपडेटेड रिटर्न ये बनती है, आपने इसका 45% 15 सितंबर तक जमा कराया था, बिल्कुल नहीं, तो निकालो 3%। आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो ये बनती है इसका 75% आपने क्या 15 दिसंबर तक जमा करा दिया था? नहीं, केवल 1 लाख जमा कराया था। ओके, तो बाकी ब्लॉक इस पर 1% से 3 मंथ्स का दैट इज 3% इंटरेस्ट आ गया। और अब जो फाइनली आपके साथ ब्लॉकेज है, एक्चुअली आपको तो अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 100% 15 मार्च तक जमा कराना चाहिए था, आपने तो केवल नवंबर में 1 लाख जमा करा के छोड़ दिया है। तो बाकी ब्लॉक्ड सम पर 1% से मार्च मंथ का दैट इज 1 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो 234C में निकल कर आएगा। तो ये 234B, ये 234C टोटल जो अपडेटेड उनके बेस पर उनकी टैक्स लायबिलिटी और 234B और C के इंटरेस्ट की लायबिलिटी ये आएंगी। लेकिन जितना इंटरेस्ट वो पहले दे चुके हैं उसे हम रिड्यूस करेंगे, एक बात। दूसरी बात, ये तो नॉर्मल टैक्स है, एडिशनल इनकम टैक्स भी उनको पे करने के लिए कहेंगे, और वो अपनी अपडेट रिटर्न आप देख रहे हैं वो असेसमेंट ईयर के क्लोज होने से 12 मंथ्स के अंदर अंदर शायद वो फाइल कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं अपडेट रिटर्न फाइल करने की इच्छा उनकी कब है असेसमेंट 21-22 के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, मार्च 24 को। अरे ये तो असेसमेंट ईयर के क्लोज होने से 12 मंथ्स के बियॉन्ड केस चला गया, विद इन 24 मंथ्स वाला आ गया। तो फिर 50% ऑफ एडिशनल 50% आपको टैक्स एंड इंटरेस्ट का एडिशनल टैक्स के नाम पर भरना पड़ेगा। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ये अपडेट रिटर्न के नाम पर, अपडेट रिटर्न के बेस पर आपके जो इंटरेस्ट के अमाउंट ये बन रहे हैं, यस आप पहले जो इंटरेस्ट ऑलरेडी भर चुके हैं जब अपने बिल रिटर्न अपनी अर्लियर फाइल की थी ना, तो आप उसको माइनस करके ये आपका इंटरेस्ट अपडेट रिटर्न की फाइलिंग के टाइम पर आपके लिए फर्दर पेबल कहलाएगा। तो अब बेसिकली हम इनको क्या बोलेंगे, सुनो जरा। जब आप अपडेट रिटर्न फर्निश करोगे ना तो 140B में आपको क्या पे करना पड़ेगा? एक तो आपको अपडेट रिटर्न के ऊपर आपका जो भी टैक्स इंक्लूडिंग सेस बन रहा है इसमें से जितना आपने 140A में प्रीपेड टैक्स का क्लेम ले रखा है, क्या क्या क्लेम कर रखा था? टीडीएस, टीसीएस 130, एडवांस टैक्स इतना, सेल्फ असेसमेंट टैक्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल रिटर्न। तो 140A में जितना आप टैक्स क्रेडिट ले चुके हैं वो हटाओ। इसके अलावा नई इनकम से रिलेटेड नया टीडीएस, टीसीएस जो पहले आपने क्लेम नहीं किया था, आप नई इनकम दिखा रहे हो तो उसका टीडीएस क्लेम कर लो। क्या कोई डबल टैक्स एंड रिलीफ, एएमटी, मेट क्रेडिट वगैरह है जो पहले ना क्लेम किया हो? देन आंसर इज नो। अब आपका इंटरेस्ट एक्स्ट्रा जो बनता है तो ये तो हो गया आपका नेट टैक्स जो आपको एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ अपडेट रिटर्न फर्निश करना है। इंटरेस्ट अभी अभी हमने चेक किया है, आपको 4,03,112 एक्स्ट्रा पे करना है। तो अब जो टैक्स एंड इंटरेस्ट की लायबिलिटी यहां बनेगी वो ये बनेगी, और
50% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फाइनली टैक्स इंटरेस्ट एडिशनल टैक्स के नाम पर एसएससी को जो अमाउंट पे करना है वो ये पे करना है। तो मतलब अगर आपको 35,50,000 की अपडेट में इनकम दिखानी है तो इतना पेमेंट के लिए तैयार हो जाओ। इफेक्टिवली हम कह सकते हैं 58.53% आपको अगर पे करने में इंटरेस्ट है तो अपडेट रिटर्न ऐसी फाइल करो। ये आपको एग्जाम के लिए कंसीडर नहीं करनी है, ठीक है, ये जस्ट एडिशनली आपको यहां पर गिवन है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए तो मेनली देखो जिस एक्सटेंट तक चीजें आ सकती है हम उस एक्सटेंट को टच कर रहे हैं, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, राइट फ्रेंड्स। तो जो मैंने अभी आपको इंटरेस्ट को लेकर चीजें जो रिफ्रेश कराई थी, अब उनका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो बस आपको और अच्छे से रिफ्रेश क्लियर हो जाए, इसके लिए मैं ये क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं। और आइए एक और क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। देखिए जरा, मिस्टर ए सोल्ड हिज फ्लैट फॉर रुपीज 40 lakhs, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 35 lakhs ऑन 10th February 21। अरे अब हम कह सकते हैं स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अगर हमारे सेल कंसीडरेशन के 110% ज्यादा होती तो 50C में हम उसको कंसीडर कर रहे होते, यहां ज्यादा तो 110% से ज्यादा तो छोड़ो, ज्यादा भी नहीं है, कम है, तो हम कह सकते हैं स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू का कोई यूज यहां पर में नहीं है। He had purchased this flat in 25 lakhs on 1st April 2019. He did not file his return of income for the PY for the previous year in which such a flat was sold, that is previous year 21-22 in terms of assessment at 21-22. The sub-registrar reported the details of such transaction in statement of financial transaction or reportable account. याद है 285BA, सेक्शन 285BA में सब रजिस्ट्रार ने रिपोर्टिंग कर दी कि एसएससी ने जो फ्लैट है वो बेचा है। Before the income tax department issue the notice, he wants to file an updated return for the AY 21-22. How much tax, interest, fee and additional income tax he would be liable to pay on the filing of an updated return? Assume the following. He did not have any other income for the relevant assessment year. The due date of filing of original return was 31st July 21 and the updated return is filed on 31st May 22. तो assessment year के क्लोज होने से within 12 months वो अपडेट रिटर्न फाइल करने की इच्छा रखते हैं, तो मतलब क्या 25% ही एडिशनल इनकम टैक्स, टैक्स एंड इंटरेस्ट का उन्हें देना पड़ेगा, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं, ये जो मिस्टर ए हैं ये अपडेट रिटर्न आप फाइल कर तो सकते हैं, लेकिन इनकी अपडेट रिटर्न में एक खास बात क्या होगी, सिंस इनकी कैपिटल गेन की इनकम है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इन्होंने एक फ्लैट 25 lakhs का 1 अप्रैल 2019 को खरीदा था और 10th February 21 को बेच दिया, तो मैं कह सकता हूं कि ये इनका शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है। 24 मंथ से ज्यादा भी अभी ये इन्होंने होल्ड नहीं किया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। इसका मतलब क्या कि मिस्टर ए को यहां कैपिटल गेन हो रहा है 40 - 25 दैट इज 15 lakhs का, ओके। उनकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई थी, ठीक है जी। उन्होंने अपनी रिटर्न पहले फाइल नहीं की थी और वो अपडेट रिटर्न जो 31 मई को फाइल कर रहे हैं। क्या इस केस में मैं इस एसएससी के लिए 10th February 21 से पहले जो 3 इंस्टॉलमेंट बनती हैं एडवांस टैक्स की 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर की, उनमें 234C का इंटरेस्ट इनके लिए कैलकुलेट कर पाऊंगा क्या? ये क्वेश्चन आपको देने का मेरा पर्पस ही ये है कि आपने अर्लियर 2 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे फुल फ्लेज्ड वे में, वहां पर आपने जो इंटरेस्ट की ये कैलकुलेशन की थी, वहां पर माय डियर फ्रेंड जो आपने इंटरेस्ट की जो हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए कैलकुलेशन की थी, एक्चुअली मैंने जो आपको लास्ट क्वेश्चन जो रखा है वहां उसको रखने का केवल पर्पस ही ये है कि अगर कोई स्पेशल इनकम अगर एसएससी को हुई है, जैसे कैपिटल गेन की, कैजुअल इनकम की, डिविडेंड इनकम है ना, जिनके होने के बाद में जो एडवांस टैक्स का पेमेंट है वो आप कर दीजिए, दैट्स इनफ। उनके लिए प्रीपेड, उनके लिए जो पहले की इंस्टॉलमेंट होती हैं उन पर जो 234C का इंटरेस्ट है वो लेबिएबल नहीं बनता। तो बस ऐसा ना हो कि आप हर एक केस में जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी है उस पर 234C का इंटरेस्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग करने लग जाए, इसलिए मैंने कैपिटल गेन के नेचर का ये जो एक क्वेश्चन है वो यहां और रखा। इसका मतलब हमें पता है क्या कि जो भी 15 lakhs का ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो अपनी अपडेट रिटर्न में दिखा रहे हैं, उनकी कोई और इनकम है नहीं है, तो इस 15 lakhs पर उनका स्लैब रेट से जो भी टैक्स आएगा और जो भी 4% सेस लग जाएगा, वो उनका जो टैक्स है उस टैक्स पर हम असेसमेंट के फर्स्ट डे से जब वो अपडेट रिटर्न फर्निश करने जा रहे हैं तब तक का जो 234B का इंटरेस्ट है वो लगाएंगे। 234A का इंटरेस्ट भी, क्योंकि उन्होंने रिटर्न पहले फाइल नहीं की थी, तो ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से जब वो अपनी अपडेट रिटर्न फर्निश करने जा रहे हैं इस डिले के लिए 234A का इंटरेस्ट भी उन पर लगाएंगे।
एडिशनल टैक्स भी उनको हम 25% टैक्स एंड इंटरेस्ट का पे करने के लिए कहेंगे, लेकिन जब बारी आएगी 234C के इंटरेस्ट को निकालने की, तो माय डियर फ्रेंड्स वो केवल लास्ट इंस्टॉलमेंट के रिस्पेक्ट में 15 मार्च वाली इंस्टॉलमेंट के रिस्पेक्ट में आप लगा रहे होंगे। पहले की 3 इंस्टॉलमेंट के टाइम पर वो इनकम नहीं हुई थी, इसलिए उनके लिए 234C का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। आई होप आपको ये बात रिकॉल हो गई होगी। तो देखिए जरा फ्रेंड्स, यहां शॉर्ट टर्म की इनकम टैक्स सेस, ये इनका पेबल सम बना, कोई क्रेडिट वगैरह है नहीं, तो ये हम कहेंगे जब वो सेल्फ असेसमेंट, जब वो अपडेट रिटर्न फर्निश करने के लिए प्रोसीड करेंगे तो उन्हें उनका सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल ये बनेगा। अब 234A के इंटरेस्ट की जहां तक बात है, तो बस ड्यू डेट ऑफ आरओआई से जब वो अपनी अपडेट रिटर्न फर्निश करने जा रहे हैं, जो उनके लिए पहले ड्यू डेट थी वो ये थी, और अब वो रिटर्न फर्निश करने जा रहे हैं इस डेट पर, तो फ्रेंड्स बस जितना उनके पार्ट पर डिले हुआ ना, उस डिलेड पीरियड के लिए 1% से सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो भी उनका पेबल बन रहा है उस पर वो ये इंटरेस्ट पे करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स यहां 234A में लाइबेबल बनेंगे। सिमिलरली 234B का इंटरेस्ट तो असेसमेंट के फर्स्ट डे से लगता है, हां, तो फर्स्ट डे से लेकर जब वो उस ब्लॉकेज को रिलीज नहीं कर देते, कब रिलीज कर रहे हैं, अपडेट रिटर्न की टाइमिंग फाइलिंग के टाइम पर ना, तो बस हम तो ये मानते हुए कि अपडेट रिटर्न की फाइलिंग के टाइम पर वो अपनी जो ब्लॉकेज है वो रिलीज कर रहे हैं, तो बस आप असेसमेंट के फर्स्ट डे से 31 मई तक का जो ये पीरियड है, उस पीरियड पर 1% की रेट से 234B का जो इंटरेस्ट है वो असेसी के लिए यहां पर ये कैलकुलेट करके ले आएंगे। और 234C के लिए बस ध्यान रखना था फ्रेंड्स क्या, कि यहां पर जो पहली 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं उनके लिए इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक स्पेशल इनकम है। ये इनकम जब हो रही है, लास्ट क्वार्टर में हो रही है, तो बस जो 15 मार्च का इंटरेस्ट है ना वो यहां पर पेबल बनेगा। तो जो भी आपका अनपेड सम है, उस अनपेड सम के लिए आप 1% की रेट से 1 मंथ का इंटरेस्ट पे करने के लिए यहां लाइबेबल बनेंगे। पहली 3 इंस्टॉलमेंट के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं, और जो भी यहां पर ये टैक्स एंड इंटरेस्ट आए, माय डियर फ्रेंड्स 234F की फीस तो आपको देनी है, तो असेसी को अपडेट रिटर्न के टाइम पर टैक्स के नाम पर ये अमाउंट, इंटरेस्ट के नाम पर ये अमाउंट, फीस के नाम पर ये अमाउंट, टोटल ये पे करना पड़ेगा, लेकिन साथ में एडिशनल इनकम टैक्स भी भरना पड़ेगा। और वहां पर केवल टैक्स की फिगर लेंगे और इंटरेस्ट की फिगर लेंगे, फीस नहीं। हां, जो टैक्स का अमाउंट और इंटरेस्ट के अमाउंट्स हैं उनके एग्रीगेट का 25% एडिशनल इनकम टैक्स पेबल बनेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं फाइनल असेसी की ड्यूटी है कि अगर वो अपडेट रिटर्न फर्निश करने जा रहे हैं तो अपडेट रिटर्न की फाइलिंग से पहले वो इतना जो अमाउंट है वो जमा कराएं और इसके पेमेंट का प्रूफ रिटर्न के साथ में अटैच करें। राइट फ्रेंड्स, तो बस एक स्पेशल इनकम का जो इफेक्ट है वो और आपके नोटिस और नॉलेज में आ सके, इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ में यहां पर और डिस्कस कर लिया है। और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो अपडेट रिटर्न का जो कंप्लीट सेशन मैंने आपको दे रखा है अलग से, आप मेरे यूट्यूब चैनल से उसको देख सकते हैं, उसमें और सिचुएशन बना बनाकर चीजें आपको दी गई हैं। तो अब मैं कह सकता हूं कि हाँ, एग्जाम के लिए माय डियर फ्रेंड्स इतना जो डिस्कशन हमने किया है क्वेश्चंस का, ये काफी है, ठीक है। और जो कॉन्सेप्चुअल चीज है वो तो मैंने आपको यहां पर भी रिफ्रेश कराई ही, छोटी मोटी सी कुछ बातें और हैं जो इस अपडेट ऑफ इनकम की स्कीम को लेकर एग्जिस्ट करती हैं। आइए जरा क्विकली वो हल्की फुल्की सी चीजें मैं आपको और रिफ्रेश करवा देता हूं। क्या हुआ, हमारे एसएससी ने अपडेटेड रिटर्न फर्निश की, हमने तो रिक्वायर किया था कि भैया पहले टैक्स इंटरेस्ट फी एडिशनल इनकम टैक्स भी जमा कराना, लेकिन एसएससी कहां सुधरने वाले थे। उन्होंने सपोज पेमेंट नहीं किया, या पेमेंट का प्रूफ हमने तो कहा था रिटर्न के साथ अटैच करना, लेकिन उन्होंने सपोज अपनी अपडेट रिटर्न के साथ में पेमेंट का प्रूफ अटैच नहीं किया, तो उनकी वो अपडेट रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न कहलाएगी। याद है सेक्शन 139(9) में आप डिफेक्टिव रिटर्न के जो क्राइटेरियाज देखते हैं, एक्चुअली वहां पर एक नया इंसर्शन ये किया गया। इसी तरह से सपोज एसएससी अगर अपनी नॉर्मल बिलेटेड रिटर्न फर्निश नहीं करते तो उनका बीजी हो सकता है। उसी तरह से अगर एसएससी ने अपडेटेड रिटर्न अगर फर्निश नहीं की तो ऐसे केस में भी उनका जो बैच जजमेंट असेसमेंट है वो एओ कंप्लीट कर सकेगा। एंड फ्रेंड्स, एसएससी ने सपोज अपनी अपडेट रिटर्न फर्निश की तो उसके बेस पर जो असेसमेंट होगा उसके लिए स्पेशल टाइम लिमिट दी गई जो अपडेट रिटर्न की फाइलिंग वाले ईयर पर बेस्ड है। तो
जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आपने अपनी अपडेटेड रिटर्न फर्निश की है, उस ईयर के क्लोज होने से 9 मंथ्स तक एओ के लिए ये ओपन होगा कि वो स्क्रूटनी असेसमेंट बैच जजमेंट असेसमेंट को अंजाम दे सके। सिंपली स्पीकिंग, अपडेटेड रिटर्न के आने पर जो असेसमेंट एओ को करना है उसके लिए उन्हें अपडेटेड रिटर्न की फाइलिंग वाली ईयर से 9 मंथ्स का जो टाइम है वो दे दिया गया है। अब याद करो, प्रोसिक्यूशन चैप्टर में आप क्या देखते हो कि अगर किसी असेसी ने अपनी किसी प्रीवियस ईयर के लिए जो रिटर्न है वो असेसमेंट ईयर तक भी अगर फर्निश नहीं की, हाँ, तो उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है सेक्शन 276 में। सपोज मैंने असेसमेंट ईयर तक तो फर्निश नहीं की, लेकिन उसके बाद में 24 मंथ्स का टाइम जो आपने मुझे अपडेट रिटर्न फर्निश करने के लिए दिया, मैंने उसमें अपनी अपडेट रिटर्न को फर्निश कर दिया, तो कभी जेल में डाल दोगे क्या? देन आंसर इज नो। लॉ मेकर्स ने, अगर असेसी ने अपडेटेड रिटर्न अगर अपनी फर्निश कर दी है, तो फिर उस केस में नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न का जो प्रोसिक्यूशन हो सकता था, उससे जो इम्यूनिटी मतलब जो रिलीफ है वो यहां ग्रांट कर दी गई है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो अब मैं कह सकता हूं कि हां, हमने इस अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम की स्कीम से रिलेटेड कुछ जो अदर रिलेटेड अमेंडमेंट्स थी वो भी यहां पर रिफ्रेश कर ली हैं। तो बस इस सेशन के लिए हमारा जो एजेंडा था, जिसमें मुझे ना सिर्फ अपडेट रिटर्न को लेकर चीजें आपको रिफ्रेश करानी थी, बल्कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी थी, वो सारी चीजें अब मैं कह सकता हूं कि हम डिस्कस कर चुके हैं। मिलेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट सेशन में एक और नई डेवलपमेंट के लिए, दैट इज न्यू फेसलेस असेसमेंट स्कीम। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो फेसलेस असेसमेंट स्कीम जिसमें ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, उसका जो रिवीजन सेशन मतलब उस पर जो डिस्कशन है वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय टू यू, थैंक यू।